2015 में मैंने 1 लाख रुपए डाले. टुडे आई हैव बाय गॉड्स ग्रेस सेवरल करोड़ रुपीज इन इक्विटीज एंड बॉन्ड्स. मैंने 1 रुपया खुद का ऐड नहीं किया. ये पूरा एक आपने रुपया वहाँ से- ऐड नहीं किया. यहाँ पे ये जो आपको जितना प्रॉफिट दिया, नॉट 1 रुपया हैव एडेड. जिस इन्वेस्टर ने 600 रुपये में टाइटन का स्टॉक लिया है और आज की डेट तक होल्ड कर रहा है, उसने आज तक उतना प्रॉफिट नहीं अर्न किया होगा जो मैंने नवंबर दिसंबर 2017 में उस सिंगल लॉट से अर्न किया. बिकॉज दैट इज द पावर ऑफ. अगर आप राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो से लुपिन या टाइटन हटा देंगे तो बहुत ही एवरेज पोर्टफोलियो है. वॉरेन बुफे जब अमीर बना, वो इसलिए नहीं अमीर बना क्योंकि उसका इनकम 20% ग्रो हो रहा था. नो, उसका नेट वर्थ 20% ग्रो हो रहा था. सो ट्रेडिंग इज अ सोर्स टू कंपाउंड योर नेट वर्थ. मेरे को याद है, मेरे एक कलीग ने मेरे को बोला था कि अगर मरना है तो FNO करो, लेकिन अगर कुत्ते की मौत मरना है तो कमोडिटीज करो. तो मैंने कमोडिटीज करना स्टार्ट किया. बोला ऐसी क्या चीज़ है कमोडिटी. सो साहिल, आप 10 साल से मार्केट में ट्रेड कर रहे हो. यू बीन प्रॉफिटेबल फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर्स. फिलहाल आपके PNL भी कई बार दे रन इनटू क्रोर्स, बट आज मुझे उस पर बात नहीं करनी है. आई थिंक जो कोई रिटेल ट्रेडर है, समबडी हु इज़ वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, वो करोड़ रुपए के PNL से एक्साइट हो सकते हैं, बट उससे उन्हें सीखने नहीं मिलेगा कुछ, राइट? आई वुड वॉन्ट यू टू रियली शेयर कोई ऐसा ट्रेड जो आपकी इनिशियल ट्रेडिंग जर्नी में आपने लिया था, विच अकॉर्डिंग टू यू इज़ द बेस्ट ट्रेड. तो उस ट्रेड के पीछे क्या साइकोलॉजी थी, क्या स्ट्रैटेजी थी, एंड वो ट्रेड कैसे प्ले आउट हुआ, आप उसका एक वॉक थ्रू दीजिए. मेरा बेस्ट ट्रेड या वन ऑफ द मोस्ट डिफाइनिंग ट्रेड्स एक्चुअली दिसंबर 2015 जैन 2016 में मैंने एग्जीक्यूट कर दिया था. और उसी साल के थोड़े शुरुआत में रिलायंस का ट्रेड एंड फ्यू अदर ट्रेड्स, दे वर रियली स्पेशल. बट आई थिंक टाइटन का ट्रेड इन नवंबर 2017, क्योंकि नवंबर 2017 में भी मैं एक 2.5 साल, आई वॉज अ 2.5 year old ट्रेडर, जो मेजॉरिटी शायद ऑडियंस भी होंगे. जैसे आपको दिखेगा कि जैसे जून 2017 में एस्कॉर्ट्स में मैंने 1 लाख अर्न किए थे, ये सब एक लॉट पे है. अक्टूबर 2017 तक मैंने रिलायंस में 1,40,000 अर्न कर रखा था. एंड नवंबर 2017 में जब मैंने 3,22,000 टाइटन से अर्न कर दिए, तो आई फेल्ट कि आई कैन डू इट, आई रियली कैन डू इट. मतलब उस समय तक मेरे माइंड में, मतलब 3 लाख रुपए कमाने के बाद या 4 लाख रुपए कमाने पर भी मैं ऑलरेडी सोच रहा था मैं जॉब छोड़ दूंगा, मैं काम नहीं करूंगा अब ये सब, मैं वही करूंगा जो मुझे पसंद है. क्योंकि मेरे माइंड में, मेरे सबकॉन्शियस में मैं एक विनर रजिस्टर हो चुका था. एंड जैसा आपने कहा था कि मेरे 10 साल के ट्रेडिंग करियर में मैं मोस्टली प्रॉफिटेबल रहा हूँ. एक्चुअली मुझे अपने ट्रेडिंग करियर का सबसे पहला लॉस सीधा 2022 में ही आया था. मैंने 2015 से लेकर 2022 तक मेरे ट्रेडिंग करियर में कोई लॉस एक्सपीरियंस ही नहीं किया था. ऐसा कोई फाइनेंशियल ईयर नहीं था. इनफैक्ट देयर माइट, मतलब हार्डली एक आधा क्वार्टर था जहाँ पे मैंने क्वार्टर शायद लॉस में क्लोज किया हो. ओके. और जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए का था मई 2015 में, क्योंकि इंसिडेंटली वो मेरा सैलरी भी था. तो मैंने अपना 1 महीने का सैलरी लिया और बस उसको मार्केट में डाल दिया. और मुझे नहीं पता था ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, आई न्यू निफ्टी थोड़ा बहुत, मे बी निफ्टी नहीं, सेंसेक्स पता था मुझे. कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन तो दूर दूर की बात थी. आई हैड नो आइडिया. तो 1 लाख रुपए से वो स्टार्ट किया और मैंने, आई थिंक इट वॉज 12 मई 2015 जब मैं मार्केट में आया. जहाँ तक कि मेरा मेमोरी है, मैं देख के नहीं आया हूँ डेज, बट मे बी इट वॉज अ मंडे. और मुझे मेरे वेल्थ मैनेजर, या जिसको हम डीलर बोलते हैं आज की डेट में, उसका कॉल आया. उसने बोला सर एडवाइजरी से ये कॉल आया है, हम ये करें कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन. आई वाज लाइक आई डोंट नो व्हाट इट इज़, तो ये रहने देते हैं. ट्यूसडे को फिर से आया 9 बजे डॉट, सर आज मार्केट ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है. SGX निफ्टी, उस समय SGX था, गिफ्ट नहीं था. SGX निफ्टी यहाँ ये करें. आई वाज लाइक बिल्कुल नहीं. वेडनेसडे को फिर से आया. मैं बोला यार ये बेचारा गरीब बंदा पीछे लगा हुआ है, सुन ही लेते हैं इसकी बात. ये भी 20-25 साल से ब्रोकर हैं, इन्हें भी कुछ ना कुछ तो आता ही होगा, तो ऐसे कर ले. तो 9 बजे आई सेड हाँ मेरे को बता देना जब ट्रेड आएगा. 11 बजे उसका कॉल आया, सर कर दूं ऑर्डर में, कर दे. ऑर्डर एग्जीक्यूट किया. अभी तक मैं अपने अकाउंट पे फ्रीली लॉगिन भी नहीं करता था. 11:15 बजे उसका कॉल वापस आया, बोला सर ट्रेड क्लोज कर दिया है. मैं बोला अच्छा क्या हुआ? बोला सर 2 या 2,500 रुपये प्रॉफिट हो गए. एंड मैं बोला 15 मिनट में 2,500? और मैं बैठ के कैलकुलेट कर रहा हूँ
कि यही मैं 30 दिन करूँगा या 20 दिन जो मार्केट चल रही है, ये तो मेरा महीने का 50,000 हो गया 1 लाख पे। और मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे पता है ये 50% रिटर्न बनते नहीं हैं, बट फिर भी दिस इज़ द हॉर्मोन्स जो आपके मार्केट में ट्रिगर होते हैं। कि मैं बैठ के सोच रहा हूँ कि क्या ये वाकई में पॉसिबल है। तो अगले दिन 9 बजे उसका कॉल नहीं आया, तो मैंने उसे कॉल किया क्या हुआ एडवाइजरी का? आज बोला सर आया नहीं है, मैं करता हूँ। मैं ठीक है। 11 बजे उसका फिर से कॉल आया, सर ये ट्रेड लेते हैं। मैं ठीक है। अब 11:15 बजे उसका कॉल नहीं आया, 11:30 उसका कॉल नहीं आया। फिर मैं भी अपने काम में लग गया। उसका कॉल सीधा 3:20 पे आया। तो बोला सर आज लॉस हो गया। मैं कितना? बोला 50,000 रुपये। बोला आई यू सीरियस? 1 लाख पे 50,000 रुपये? अभी मैं बोला तुम 20 साल, मतलब तुम ब्रोकर हो, मतलब तुम क्या मजाक है ये? मतलब 50% अकाउंट का उड़ाना, ठीक है। और वो मतलब इट इज़ नॉट जस्ट कि मैंने 50,000 गवाए। अभी ये सब अमाउंट छोटे लगते हैं आज की डेट में, बट उस समय मतलब मैं घर पे भी नहीं बता सकता था। ये बेइज्जती थी एलीट लेवल की। मतलब ये बहुत बेइज्जत होने वाली बात है कि आप एक 50% अपने पोर्टफोलियो को उड़ा दो। ये इमेच्योरिटी की हाइट्स है एक्चुअली। वो भी किसी का सुन के। और वो भी किसी का, और पता भी नहीं है कि हुआ क्या है, समझ में भी नहीं आ रहा। और उसने अपेरेंटली बैंक निफ्टी के बाद में मुझे सारा समझ में आने लगा कि क्या किया। और मैं शॉक में था एक्चुअली। तो किसी को नहीं बोला, वाइफ को नहीं बोला, पेरेंट्स को नहीं बोला, बस चुपचाप अपना बैठे रहे। शॉक में तो थे ही, बट उसके बारे फिर मैंने सोचा। सैटरडे हो गया, संडे हो गया, एंड जब, और ये भी मैं सारे ट्रेडर्स को बोलना चाहूँगा कि जब आपको बहुत बड़ा लॉस होता है, अगर आप बस सो जाओ, बुक कर लो और सो जाओ, उसके बाद आप फिर से फ्रेश स्टार्ट करने के पोजीशन में आ जाते हो। तो मुझे उस समय 2 दिन लगे, इमीडिएटली नहीं हुआ वो। फिर मंडे को उसका वापस कॉल आया एंड ही इज़ सेइंग कि ये ट्रेड करे। मैं बोला तेरे में गट्स कितने हैं यार कि तू एक बंदे का अकाउंट उखाड़ दे और अगले दिन फिर से कॉल करे विद नो केयर कि सामने वाला बंदा क्या बोलेगा। मैं बोला इट्स, मतलब आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद योर पर्सनैलिटी एक्चुअली, कि मतलब ये ढीठ नहीं है, ये अलग लेवल का प्रोफेशनलिज्म है। तो मैंने बोला देख मुझे नहीं पता तूने क्या किया एक्चुअली, ये तू जो बोल रहा है ये कॉल पुट एंड ऑल दैट, ये मुझे नहीं पता, ये बैंक निफ्टी मुझे पता ही नहीं है ये तूने क्या किया है। बस मुझे एक बात बता कि तूने जो भी किया, अगर मैं उसका उल्टा करता तो मुझे 50,000 आते? वो बोला हाँ। तो मैं बोला एक काम कर, अब तू फ़ोन रख, अब मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूँ। तो अब मैं अपने 1 लाख से 50,000 पे ला के अब 50,000 से अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट किया। जो दिसंबर तक आते आते 8 या 10,000 रह गए थे, बट द डिफरेंस इज़ दैट कि उतने टाइम तक मैंने अपने खुद के 100 ट्रेड्स ले रखे थे। आप उससे सीखे और मैं सीखता जा रहा हूँ, और हर ट्रेड के बाद में बैठ के सोच रहा हूँ अगर ये किया होता, अगर वो किया होता, अगर ऐसा हुआ होता, अगर वैसा हुआ होता। एंड इट इज़ लाइक अ चेस गेम इन माई हेड। मैं आँख बंद करूँगा तो एक प्राइस पैटर्न आएगा। फिर फाइनली दिसंबर एंड में कुछ चाइनीज़ करेंसी क्राइसिस आया, कुछ समझ में नहीं है वो क्या है, बट निफ्टी मुझे रेजिस्टेंस पे दिख रहा है एंड हम लाइक ये गिरेगा, ऐसा ओपिनियन फॉर्म किया बहुत स्ट्रॉन्ग। उस समय 8,000 पे निफ्टी था, 25 का लॉट साइज़ था। तो जो बचे कुछ 8,000 रुपये थे, मैं कन्विंस हो चुका था कि भाई ये तो गिरने वाला है। तो जो बचे हुए 8-9 हज़ार थे, मैंने उसके पुट ऑप्शंस लिए, मे बी 1 जनवरी को या लास्ट वीक ऑफ दिसंबर को, और निफ्टी गिरा। निफ्टी 8,000 से गिरते गिरते 6,950 तक आया, और जब वो ऑन इट्स वे अप था तब मैंने 7,000 पे बुक किए। टू अंडरस्टैंड कि 1000 पॉइंट्स निफ्टी का एक महीने में कैप्चर करना, यानी कि 12.5% एक महीने में कैप्चर करना, इज़ इक्वल टू 3,750 पॉइंट्स ऑफ निफ्टी एज ऑफ टुडे वैल्यू। और जब वो 8,000 से नीचे आ रहा था 7,000 तक, तो जब वो 7,500 पे आया तो वो वापस 7,800 तक भी गया, पर मैंने पोजीशन छोड़ा नहीं, क्योंकि मेरे माइंड में क्लियर था कि भाई 8,000 1 लाख तभी बनेगा अगर निफ्टी गिरता जाएगा। बीच में मैंने कुछ भी किया, देयर इज़ नो चांस ऑफ मेकिंग दैट मनी। एंड फॉर्चुनेटली एक्सपायरी हुआ, मार्केट 7,000 के करीब पे बुक हुआ, और वो 8,000 या 10,000 रुपये वापस 1.25 लाख बने। एंड फिर मैंने ईयर एंड ब्रेक इवन टू माइनर प्रॉफिट्स में क्लोज किया। तो ऑन पेपर इट लुक्स लाइक 5% या 10% रिटर्न ऑन पेपर, बट जो मैंने एक्सपीरियंस किया
जो अप्स एंड डाउन्स एक्सपीरियंस किए, जो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग अक्वायर किया, जो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग अक्वायर किया, दैट वाज वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड। राइट। और 2016 में आई वाज कमिटेड कि मैं ये साल इसी ब्रोकर के एडवाइजरी कॉल्स के अगेंस्ट ट्रेड करके पैसे कमाऊंगा। एंड 2017 तक मैं अपने 1 लाख को ऑलमोस्ट 5-6 लाख बना चुका था। एंड वो यूफोरिया बहुत था, मतलब कि 400% रिटर्न्स और हाई रिटर्न्स, बट एक्चुअली तो वो 4 लाख ही थे 2 साल काम करके। बट मेरे को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं शायद सऊदी का किंग हूँ। मेरा बॉडी लैंग्वेज चेंज हो चुका था, स्टैंडिंग टॉल, मतलब जॉ स्क्वायर्ड। एंड देन जब 2017 में जब मेरे पास सफिशिएंट कैपिटल आने लगा फ्यूचर्स भी ट्रेड करने के लिए, क्योंकि मैं चार्ट्स तो सारे ही एनालाइज कर रहा था, बट जैसे अगर टाइटन देख रहा हूँ या एस्कॉट्स देख रहा हूँ या रिलायंस देख रहा हूँ, अगर उसके लिक्विड ऑप्शंस नहीं है तो मैं बोला मुझे ट्रेड तो ये करना ही है। तो फिर मैं फ्यूचर्स में वेंचर इन करने लगा। एंड ये जब 10, 20, 30, 50 हज़ार रुपये ऑप्शंस में कमाने के बाद जब सडनली फ्यूचर्स में मैं लाखों में कमाना स्टार्ट हुआ, आई एम लाइक कि दिस इज़ इट, फ्यूचर्स करेंगे। तो यहाँ तक आप ऑप्शंस कर रहे थे या एंड हाँ, इंट्राडे ऑप्शंस कर रहा था 2015-16 में, इंट्राडे ऑप्शंस। एंड ऑब्वियसली मैं कैरी फॉरवर्ड, यहाँ तक भी मैं 2007, ये भी जो आपके सामने ये अकाउंट है, यहाँ पे भी मैं इंट्राडे कर ही रहा था। मैं एक्चुअली अभी तक सेटल नहीं हुआ था अपने ट्रेडिंग स्टाइल में। मैं बहुत सारी चीज़ें सीख चुका था एंड आई वॉज एक्साइटेड टू अप्लाई देम इन द मार्केट। और मुझे जिस भी टाइम फ्रेम पे वो दिखता था मैं अप्लाई करना स्टार्ट करता था। तो अगर मुझे 5 मिनट के चार्ट में हेड एंड शोल्डर्स दिख रहा है तो मैं 5 मिनट ट्रेडर बन जाऊंगा। अगर मुझे आवरली चार्ट में कप एंड हैंडल दिख रहा है तो मैं आवरली ट्रेडर बन जाऊंगा। सो मैं बस पैटर्न्स खोज रहा हूँ एंड मुझे जहाँ पे दिख जाएगा मैं वो कर रहा था। तो ऑब्वियसली देयर वाज अ लॉट ऑफ इंटरनल डायलॉग कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक फिक्स करो, ये करो, वो। बट ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस, आप डायरेक्टली यहाँ नहीं पहुँचते हैं। और यहाँ पे ही आप अपना पैसा, एक्चुअली मेजॉरिटी ट्रेडर्स पैसा गवा देंगे जब तक वो ये रियलाइज करेंगे कि उनको कौन सा टाइम फ्रेम सूट करता है और कौन सा नहीं करता, और कौन सा नहीं करता है, कौन सा पैटर्न सूट करता है और कौन सा नहीं करता है। इसलिए पोजीशन साइजिंग एंड क्वांटिटी इज़ द की एक्चुअली, बट इस पर हम बाद में आएंगे। सो जब तक एस्कॉर्ट्स हो चुका था, रिलायंस हो चुका था, एंड जब तक फिर जब टाइटन हुआ, बाय दैट मच टाइम उस समय डेफिनेटिव चेंज आ चुका था मेरे में इन हाउ आई एम गोइंग टू अप्रोच द मार्केट। एंड यहाँ पे मैंने जो स्क्रीन में एडजस्ट करके रखा है, एडजस्टेड इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स, मतलब हाईएस्ट अर्निंग से लेके। तो आप अभी देखेंगे कि हाईएस्ट अर्निंग 3,22,000 का है एंड बिगेस्ट लॉस 1.25 लाख का है। तो यानी कि मेरा वर्स्ट ट्रेड और मेरे बेस्ट ट्रेड में मेरा 3:1 रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन हो रहा है। बट मेरे एवरेज ट्रेड लूज़र और एवरेज विनर में भी उतना ही 3:1 के करीब का आरआर मैं ला रहा था। आपको स्क्रीन में बहुत सारे रेड्स दिख रहे होंगे, ये रेड डेज। राइट। दिस इज गोइंग टू शो कि मेरा एक्यूरेसी भी एक्चुअली काफ़ी कम था। बट आई थिंक दैट इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, बिकॉज देख के विदाउट इवन काउंटिंग आई ऑल्सो फेल्ट द सेम कि रेड्स बहुत ज़्यादा है बट आपका नेट दैट ईयर इज इन प्रॉफिट। नेट ईयर इज इन प्रॉफिट एंड प्रॉफिट्स आर जस्ट शोइंग 3.5 लाख। बट जब आप देखेंगे कि -1.25 लाख से +3.25 लाख का ट्रेडिंग जर्नी हुआ है और ऐसे कई सैकड़ों ट्रेड्स हुए हैं, तब आपको रियलाइज होगा कि दैट 3.5 लाख जो नंबर है वो ये ठीक से कैप्चर नहीं कर रहा है कि ये ट्रेडर ने एक्चुअली सीखा क्या क्या है। सो जो मेरा टाइटन में की लर्निंग था, दैट इज समथिंग दैट आई थिंक इज़ अ गुड टाइम टू शेयर। सो मैंने यहाँ पे आई मीन जस्ट टू शेयर दिस इज टाइटन 2017 नवंबर फ्यूचर। तो मैंने टाइटन का डे चार्ट, ये आपका नवंबर है एंड टेक दिस हियर, यहाँ पे। सो अभी हम ये भी देखेंगे कि मेरा एंट्री जो है वो 603.95 पे है फ्यूचर लेवल पे। सो फ्यूचर थोड़े प्रीमियम पे होते हैं तो थोड़ा ये फैक्टर करके हम करेंगे इसको। सो इस कैंडल को हम इनसाइड डे कैंडल बोलेंगे, जहाँ पे मेरा कर्सर अभी है। दिस इज़ अ टिपिकल बुलिश हरामी कैंडल। इस कैंडल के विक को हम पिन बार बोलेंगे, एक्सटेंसिव विक है। और इससे पहले हमें ये फुल बॉडी ग्रीन कैंडल मिल चुका है जिसे हम मारूबूजो भी बोलेंगे। सो ऑब्वियसली आई नो कि ये फुल बॉडी ग्रीन, ये जो मारूबूजो है, इसी के लो पे वो पिन बार भी फॉर्म हुआ है। तो जिसे मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा और एक ब्लू लाइन कर दूंगा इसको, जस्ट टू इंडिकेट कि मैं ऑलरेडी
अवेयर था कि दिस इज़ अ पोटेंशियल सपोर्ट। अब यहाँ से जब मार्केट यहाँ पे आता है, उस समय मैं एक ऑसिलेटर यूज़ कर रहा था, स्टोकास्टिक, तो मैं जस्ट उसको स्क्रीन में डाल देता हूँ। और उस समय मेरे स्टोकास्टिक के सेटिंग 533 के थे, तो मैं एग्जैक्टली वही सेटिंग लगा देता हूँ। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो एट दिस पॉइंट ये पिन बार है, मैं ऑलरेडी जब मार्केट यहाँ पे था तो मैं देख रहा हूँ कि ये ओवरसोल्ड नहीं है यहाँ पे, राइट। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि ये पिन बार के इधर जब ओवरसोल्ड होगा तब मैं इसमें आऊँगा। सो आई एम वेटिंग फॉर द प्रोसेस एंड फाइनली यहाँ पे वो ओवरसोल्ड हुआ। एंड नाउ आई एम वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ ग्रीन कैंडल, जो उसके अगले दिन आया। एंड नाउ दिस इज अनदर स्मॉल लिटिल स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ अ कैंडल, और मेरे से अब रहा नहीं जा रहा है। आई वॉन्ट टू एंटर दिस ट्रेड, क्योंकि मैं बहुत देर से वेट कर रहा था। ये मारूबुजो के लो के सामने, ये पिन बार के लो के सामने, अब ये ओवरसोल्ड यहाँ हुआ है। आई एम वेटिंग एक्चुअली फॉर द 565 लेवल, बट आई वॉज नॉट श्योर कि ये आएगा कि नहीं। तो नेचुरली ये जो रेड कैंडल बना, इसके हाई पे, इसको मैं दूसरा कलर कर देता हूँ, लेट्स से पर्पल कलर। इसके हाई पे मैंने एंट्री बाय एसएल ऑर्डर प्लेस कर दिया। एंड ऑब्वियसली ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा है, ये मेरा स्टॉप लॉस भी होता अगर ये ट्रेड होता, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रूवन हो चुका है। ये पिन बार लो है। एंड अगर आप यूरोपियन एंड अमेरिकन ट्रेडिंग फोरम्स में जाएंगे तो पिन बार एज अ कैंडल स्टिक के ऊपर बहुत डिस्कशन भी हुआ है। और अभी हमारे यहाँ ऑफकोर्स इस समय इंडिया में ट्रेडिंग कम्युनिटी बहुत एक्टिव है। बैक देन इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था, इतना ज़्यादा नहीं था, फिर भी था। जैसे CNBC, जी बिजनेस एक्सेट्रा, इन चैनल्स पे बहुत डिस्कशन होता था, बट उसको सोशल मीडिया पे इतना ओपनली डिस्कस करें, उस पर ब्लॉग्स लिखें, व्लॉग्स बनाएं, या ये सब इतना ज़्यादा चलन में नहीं था। तो क्लियरली ये पर्पल लाइन पे मैं एंटर करूँगा, ये ब्लू लाइन मेरा स्टॉप लॉस होगा। एंड उसके अगले दिन अब मैं एंटर तो हो चुका हूँ, एंड लॉजिकली मेरे एंट्री करते से ही मैं डीप प्रॉफिट में आ चुका हूँ। बट लाइक आई सेड, मेरे को ऑलरेडी एस्कॉर्ट्स में लाख के ऊपर मिल चुका था एक लॉट पे, मुझे रिलायंस पे लाख के ऊपर एक मिल चुका था। तो मैं कोई 10-20 हज़ार रुपये के प्रॉफिट पे तो बुक, मेरे माइंड में भी नहीं था कि मैं ये बुक करने वाला हूँ। आई एम जस्ट होपिंग कि ये फटे और मैं छापूँ, दैट्स इट। मैं और कुछ नहीं सोच रहा हूँ, मुझे बस मेरा स्टॉप लॉस पता है और मेरा एंट्री पता है, और बाद में एक्सपायरी में देखेंगे कि क्या होता है। टारगेट पूरा ओपन था। अब टारगेट तो था ही नहीं, एक्सपायरी 1 महीने से ज़्यादा आप होल्ड कर नहीं सकते। तो 20 दिन, मतलब 20-22 ट्रेडिंग सेशंस हैं, उसमें भी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है ये कौन सा डेट है। दिस इज़ लुकिंग मोर लाइक, अच्छा ये बिल्कुल ये अक्टूबर के एंड में हो रहा है, ये 30 अक्टूबर को है, तो मेरे पास एक पूरा महीना पड़ा है। मैं ऑलरेडी पहले दिन से ही ट्रेड में प्रॉफिट में हूँ, एंड अगले दिन भी प्रॉफिट में हूँ, विच इज़ गुड। एंड उसके अगले दिन फ्लैट ग्रीन, फ्लैट, एंड देन गैप अप, ह्यूज गैप अप, एंड दैट इज़ इट। यहाँ पे जब ये हुआ, ये ऑलरेडी रिलायंस को बीट कर चुका था, एस्कॉर्ट्स को बीट कर चुका था, और इतना बड़ा गैप देख के आप इसका इंट्राडे हाई भी देखेंगे 820 के करीब का है, और इसका क्लोजिंग 780 पे है। मतलब 820 का हाई लगा के वहाँ से 40 रुपये नीचे आया, बट मैं बैठा रहा हूँ। आई नेवर फेल्ट कि यार 820 पे बुक करते। आई जस्ट न्यू इट, मेरा पोजीशन इस समय इतना स्ट्रांग हो चुका है कि मैं अपने मन में सोचा किसको शॉर्ट करना, करो शॉर्ट, इसको शॉर्ट करना। ये ऑल टाइम हाई लगा चुका है और विद अ क्लियर ब्रेक अवे गैप। ऑब्वियसली जब मैंने यहाँ पे एंटर किया था, मुझे ये नहीं पता था कि ये अपना प्रीवियस हाई इतना डिसाइसिवली तोड़ेगा। आज की डेट में टाइटन 3000 का स्टॉक है, बट उस समय 600 रुपये भी महंगा लगता था। तो बैठे हुए हैं, एंड लिटरली आई सॉ थ्रू दिस होल थिंग, ये फुल थिंग मैंने होल्ड किया। एंड समवेयर अराउंड हियर, मतलब हम जब ये हम P&L देखेंगे तो द क्लोजिंग वैल्यू इज़ 818। तो मैं पूरा, बट ये उसी दिन का नहीं है जिस दिन ये गैप अप हुआ, मैं पूरा महीना वेट किया हूँ। ये वहीं पे क्लोज हुआ है अराउंड 818, 820 लेवल्स पे, एंड दिस फॉर्म्ड द बेसिस फॉर फ्यूचर सक्सेस। मुझे एक्चुअली उस चार्ट पर एक सवाल है। हाँ श्योर। सो ये जो गैप अप के बाद जो कैंडल आपने डिस्क्राइब की, तो यहाँ हमें दिख रहा है कि ऑलमोस्ट आई थिंक 820 के पास उसने हाई बनाया, बिल्कुल। और उसी दिन क्लोज काफ़ी नीचे हुआ, 780, 780, 786। यू नो, आपने अभी कहा कि एस्कॉर्ट्स के ट्रेड में यू हेल्ड द ट्रेड, और आपने बड़ा प्रॉफिट देखा था, जिसकी वजह से आपको ये लग रहा था और ये पता था कि इसमें मुझे कम प्रॉफिट में निकलना नहीं है,
अगर मुझे कन्विक्शन है तो मैं रुकूंगा ट्रेड में. आई थिंक दिस इज़ वन थिंग जो मेजॉरिटी ट्रेडर्स स्ट्रगल करते हैं, राइट? और प्रॉफिट एक हद तक बुक कर लेते हैं या फिर कंप्लीटली एग्जिट कर देते हैं. एंड व्हेन दे एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस इज दे मिस द अपसाइड, राइट? तो ऐसे दिन पे व्हाट डू यू थिंक डिफरेंशिएट्स यू फ्रॉम अदर ट्रेडर्स? क्या ऐसा था जिसकी वजह से आपने नहीं छोड़ा वो ट्रेड? तो जिस दिन टाइटन इतना गैप अप होके ऊपर जाके वापस नीचे क्लोज भी हुआ था, जो कि कैंडल में बहुत बढ़िया लग रहा है, बट आप इमेजिन कर सकते हैं 820 से जब वो 780 आया होगा तभी भी इमोशंस काफ़ी चेंज हुए होंगे. बट आई न्यू इट कि मेरे अकाउंट के हित में है कि मैं अपने लिए हुए पोजीशन को एक्सपायरी पे रन करूं, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे अगर आपका स्टॉक ब्रेक अवे गैप देता है, दैट इज द ड्रीम पोजीशन टू बी इन. यहाँ पे तो लोग मर रहे हैं आने के लिए, मैं क्यों जल्दी में हूँ निकलने के लिए? सो अनलिमिटेड गेन्स का पॉसिबिलिटी आप क्लोज नहीं कर सकते. एंड आप कुछ भी सोच ले कि ये स्टॉक यहाँ तक जाएगा, ये वहाँ तक जाएगा. मैं आगे आगे आपको शो करूँगा कि टाइटन में भी मैंने सिर्फ 30% ही कैप्चर किया, आगे जाके मैंने 50 और 60% भी सिंगल मंथ में कैप्चर किया, और बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में कैप्चर किया, SBI में कैप्चर किया, हिंदाल्को में कैप्चर किया. कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि SBI मतलब ऑलमोस्ट 40% एक महीने में रिटर्न दे देगा, बट वो भी देता है. सो इट इज़ एनीथिंग इज पॉसिबल एक्चुअली इन द मार्केट. और ये एनी पॉसिबिलिटी में हमारा डाउन साइड हम डिसाइड करें कि इसके नीचे मैं नहीं जाने दूंगा अनलेस कुछ मेजर गैप डाउन कैटास्ट्रॉफिक हो जाए. डाउन साइड इससे ज़्यादा नहीं होगा, बट अप साइड तो मार्केट ही डिसाइड करेगा कि अप साइड कितना है. तो ये एटीट्यूड एक्चुअली इस ट्रेड में ही नहीं, ये मेरे 2016 जनवरी के निफ्टी ऑप्शन ट्रेड में ही सेट हो चुका था कि जब मैं अकाउंट को ऑलमोस्ट 90% दे चुका था, अब मुझे किसी भी हालत में ब्रेक इवन करना है ताकि मैं शर्मिंदा ना हूँ. उस समय तो सिर्फ ईगो पे बात थी, और कोइंसिडेंटली वो पहुंच भी गया मैं. बट यहाँ पे इट इज़ नॉट अबाउट एम्बैरेसमेंट और एनीथिंग, इट इज़ अबाउट टेक्निक नाउ. तो टेक्निक यही था कि एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक को पुल बैक पे बाय किया जाता है, उसे बेचा नहीं जाता है. तो बेचने का थॉट भी मेरे माइंड में नहीं था. द फैक्ट दैट उसने 3.25 लाख पे लाके क्लोज किया, दैट इज़ गुड फॉर मी. बट क्योंकि पोजीशन ओपन था, यू नेवर नो, वो 7.5 भी दे देता. बट अगर मैं बुक कर देता उसको, तो इट इज़ नॉट सो मच अबाउट, जैसे आपने कहा कि ट्रेडर्स बुक कर देते हैं, प्रॉफिट को रियलाइज कर लेते हैं. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप प्रॉफिट बुक कर लेते हो तो आपके पास मार्जिन फ्री हो जाता है, तो आपके पास और गलतियाँ करने का भी स्कोप है. बचता है. बट अगर आपका मार्जिन एक विनिंग स्टॉक में जा चुका है, तो वहाँ से निकाल के आप फिर से एक विनिंग स्टॉक खोजेंगे. तो मैं फिर से क्या करूँगा, मैं फिर से ओवरसोल्ड कंडीशंस में टैक्टिकल कन्फर्मेशंस के बाद एंट्री ही करने को देखूंगा. और क्यों करूँगा? ताकि ये हो. अब जब ये हो ही गया है तो देख ही लेते हैं ना आगे क्या होगा. सो द टेक्निक वारंट्स कि अगर आपके स्टॉक ने एक ब्रेक अवे गैप दे दिया है, ऑल टाइम हाई पे दे दिया है, और आपका एंट्री भी अच्छा हो चुका है, द क्वेश्चन इज नॉट वेयर टू बुक, द क्वेश्चन इज व्हेन आई एम गोइंग टू री एंटर. इसमें बुकिंग का तो सवाल ही नहीं है, इसमें तो री एंट्री का सवाल आ रहा है. तो सवाल ये होना चाहिए था कि जब अगले दिन इसने एक बेरिश कैंडल बनाया और उसके बाद बेरिश बनाया, तो आप क्यों नहीं री एंटर हुए? वो इसलिए नहीं री एंटर है क्योंकि ये सेम ऑसिलेटर ओवरसोल्ड नहीं हुआ है. अगर ये ओवरसोल्ड हो जाता, मे बी मैं एंटर भी कर जाता दूसरा लॉट एट अ मच हायर रेट देन माई फर्स्ट लॉट. आई कैन स्टिल अश्योर यू कि जिस ट्रेडर ने या जिस इन्वेस्टर ने 600 रुपये में टाइटन का स्टॉक लिया है और आज की डेट तक होल्ड कर रहा है, उसने आज तक उतना प्रॉफिट नहीं अर्न किया होगा जो मैंने नवंबर दिसंबर 2017 में उस सिंगल लॉट से अर्न किया. बिकॉज दैट इज द पावर ऑफ FNO ट्रेडिंग, दैट इज द पावर ऑफ फ्यूचर ट्रेडिंग. सो कन्विक्शन मैं नहीं बोलूँगा, मोर व्हाट्स द करेक्ट टेक्निकल थिंग, क्योंकि कन्विक्शन कुछ था ही नहीं इसमें. मेरे को अगर टाइटन की जगह इसका नाम युग होता या साहिल होता, मैं तो भी यही करता. इट जस्ट डजंट मैटर. बट यू आर स्टिकिंग टू योर Sticking to the technique. जो टेक्निक की वजह से आपने एंट्री की थी, उसी उसके technique- बाद यू लेफ्ट ऑन द Market. कि ये टेक्निक है, ये मेरा दिस इज माय रूल बेसिकली, स्टॉप लॉस यहाँ है, ऊपर कर रहा हूँ. हाँ. होगा तो स्टॉप लॉस ले लेगा या एक्सपायरी हो जाएगा, या एक तो महीने मैं की तो hold करूंगा. एक महीने. एंड वही मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली समहाउ लूजिंग पोजीशन होल्ड करना ज़्यादा आसान है. बट एक जब विनिंग पोजीशन होता है ना, उस समय आपका बॉडी रिवोल्ट करता है. वो बोलता है कि कर ले बुक यार, कर ले बुक, फिर पता नहीं हो ना हो, कल हो ना हो, आज ले ले 3 लाख, बाद में देखेंगे. बट अगर आपके माइंड में और अगर आपका विजन इज ओनली कि नहीं भाई अपने को तो बेस्ट बनना है वर्ल्ड में, ये 2-3 लाख इज द साइन कि हम बन रहे हैं, ये है नहीं वो.
एक दिन हमें नौकरी छोड़ना है, एक दिन हमें ये फुल टाइम करना है, एक दिन इसमें करियर बनाना है, तो ये उसका बेसिस बन रहा है एंड पोजीशन छोड़ तो नहीं रहा मैं अब. सो दैट वाज दी थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस, और वो आज की डेट तक है वो थॉट प्रोसेस. इट माइट बिकम स्लाइटली डिफिकल्ट फॉर अ यंगर ट्रेडर टू रिलेट विद टुडे, जिसके अकाउंट में 5 लाख 2 लाख 50,000 होंगे. वो रिलेट नहीं कर सकता उन लोगों के प्रॉब्लम्स के साथ जिनके पास से 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ होंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि जिसके पास ये पैसा है उसके पास प्रॉब्लम कहाँ है. बट अब समझिए कि एक हाई कैपिटल बेस को ग्रो करना बहुत मुश्किल काम है. अगर आपके पास 10 लाख रुपए उसको 12 लाख बनाना होगा तो आप नौकरी में भी कर सकते हैं वो. पर अगर आपके पास 10 करोड़ हैं और अगर आपको उसको 12 करोड़ करना है या 100 करोड़ है उसको 125 करोड़ करना है, तो यूजुअली आप नौकरी से कर ही नहीं सकते हो. आपको या तो एक पूरा इंडस्ट्री खड़ा करना पड़ेगा या मार्केट में आना पड़ेगा. दीज आर दी ओनली 2 वेज. सो एक हाई कैपिटल को ग्रो करने की जगह है ये, बट लोगों ने इसको थोड़ा उल्टा ले रखा है. उन्होंने कैपिटल ग्रो करने की जगह है मान के रखा हुआ है, इसलिए वो उधारी लेके पहुंच जाएंगे. ये वो वाली जगह नहीं है जहाँ पे यहाँ आप वो करोगे तो यहाँ तो आप गए, यहाँ पे मतलब बहुत जन बैठे हैं आपसे पैसा लेने के लिए. मेरा तो ब्रोकर बैठा था यार लेने के लिए, ठीक है. और अगर आपके टेक्निक में गलतियाँ होंगी और आप उधारी लेके आए हैं तो इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम कि आप रोड पे जाएंगे. इट्स नॉट गोना हैपन. एक स्टैट आपको मैं बताता हूँ. एक ट्रेडिंग में एक 90-90-90 रूल है, विच मीन्स 90% ऑफ ऑल ट्रेडर्स विल लूज 90% ऑफ देयर कैपिटल इन द फर्स्ट 90 डेज ऑफ ट्रेडिंग. ये रूल है. और अगर आज 1 अप्रैल 2025 में 250 लोग मार्केट में आए हैं एफएनओ करने के लिए, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि 1 अप्रैल 2030 को उन 250 में से 245 लोग वो मार्केट में फिर कभी नहीं आएंगे, वो हमेशा के लिए जाएंगे. 4 लोग ब्रेक इवन करेंगे और सिर्फ एक ही बंदा 250 में प्रॉफिट कमाएगा. तो लॉजिकली आपका सवाल आएगा कि अगर 250 में सिर्फ एक ही आदमी ने 5 साल के बाद प्रॉफिट करना है तो एफएनओ क्यों करे? इट्स अ लॉजिकल क्वेश्चन. और उसका आंसर ये है कि वो एक बंदा बाकी के 245 लोगों का पैसा लेके जाएगा. 4 वो जो लड़के थे ना, वो आपस में ही ट्रेड करके ब्रोकर के साथ सेटल करके घर जाएंगे. एंड दे आर हाईली स्किल्ड ट्रेडर्स, हाईली स्किल्ड, बट वो ब्रेक इवन ही करते रहेंगे. और वो एक बंदा जो होगा वो बाकी के 245 लोगों का पैसा लेके घर जाएगा. इतना स्क्यूड ग्राफ है ट्रेडिंग का. आपके बिहेवियर में थोड़ी सी भी गलती आएगी तो यू आर नॉट गोइंग टू मेक इट. And booking your positions too early is one of the biggest blunders you can make in trading, particularly in swing trading, and particularly swing trading in Indian market. क्योंकि Indian market चलता भी सिर्फ 6 घंटे का, सारा प्राइस तो गैप में होता है. Right. So I would say that the real key towards trading success is to be willing to let go of your winners in the एक्सपेक्टेशन दैट दे विल बी इवन बिगर विनर्स. बट अपने लूजिंग ट्रेड्स के साथ अगर आपका एसएल हिट होता है, जस्ट इमीडिएट स्क्वायर ऑफ. एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट साहिल. और ये जो आपने अभी कहा ना विनिंग ट्रेड्स को होल्ड करने की बात, ये एक्चुअली आपके पीएनएल पे भी रिफ्लेक्ट करता है. बिकॉज अगर मैं यहाँ देखूँ मेजॉरिटी रेड्स है बट नेट पीएनएल आपका प्रॉफिटेबल है. जबकि मैं जितने ट्रेडर्स से आज तक मैंने सुना है, अक्सर ये सुनता हूँ मैं कि मेरे 10 में से 7 ट्रेड सही जाते हैं, 6 ट्रेड सही जाते हैं, बट फिर भी मेरा बस वो 2-3 ट्रेड्स की वजह से लॉस होता है. जबकि वो बस 2-3 ट्रेड की वजह से लॉस होता है, वो स्टेटमेंट ही गलत है. बिल्कुल. बिकॉज आइडियली इट शुड बी कि अगर आप 10 में से 7 बार भी हारते हो तो यू लूज अ सर्टन सम, बट व्हेन यू विन बिग. करेक्ट. जब आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो आपका रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है कंपेयर्ड टू द रिस्क. करेक्ट. एंड दैट इज समथिंग विच पीपल मिस आउट ऑन. बट हियर इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मेनी लूजिंग डेज, नेट यू हैव मैनेज टू बी प्रॉफिटेबल, विच कैन ओनली हैपन जब आपकी जो रियलाइज पीएनएल्स देखे 3,22,000 हाईएस्ट है, बट जो लॉस है वो 1,25,000 के आसपास है. इस समय भी मेरा सिस्टम का परसेंटेज एक्यूरेसी ज़्यादा है. उसके बाद तो ये और ड्रॉप होना स्टार्ट होता है. क्योंकि मेरे में अभी भी वो टेंडेंसी था, अगर मैं नर्वस हो जाता हूँ तो मैं जल्दी बुक कर देता था. उसके बाद तो आपको सिर्फ रेड ही दिखेंगे और फिर एक ग्रीन दिखेगा विच हैज सॉर्टेड आउट एवरीथिंग. एंड जैसे आपका जस्ट टू टेक अवे दैट की पॉइंट जो आपने बोला था कि कई बार ट्रेडर्स बोलते हैं कि मेरे 10 में से 7 प्रॉफिटेबल होते हैं, बट कोई एक आधा ट्रेड ऐसा आता है जिससे करियर चला जाता है, तो वही प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम आपके साथ ही प्रॉफिटेबल ट्रेड वही प्रॉब्लम थे. इनफैक्ट मैंने 2023 आई डोंट रिमेंबर द ईयर या 2024 में मैंने, सो आई हैड
आई वॉज वर्किंग ऑन अ बुक, और मैंने लिंक्डइन में आई हैड आस्क्ड अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स फॉर देयर ट्रेड डेटा। तो मेरे कुछ 3-4 thousand ऑर्गेनिक कनेक्शंस हैं, और वो सारे ही ट्रेडर्स हैं, ट्रेडिंग बैकग्राउंड से। ऐसे नहीं कि मेरे अंकल हैं या मेरे कज़न्स हैं, ऐसा नहीं है। सो मैंने बस उनको वो रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप अपना ट्रेड डेटा मुझे भेजिए, प्रेफरेबली आप अपना बेस्ट फाइनेंशियल ईयर भेजिए, पर पूरे ईयर का भेजिए। ये नहीं हो कि 1-2 महीने का पैच भेज दिया जहाँ पे, एंड प्लीज़ डोंट डिलीट एनीथिंग, इट्स बिटवीन अस। और मैंने वहाँ पे क्या नोटिस किया कि जितने भी ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल थे, उनमें से एक भी ट्रेडर ऐसा नहीं था जिसका 55 या 50% के ऊपर एक्यूरेसी था। इनफैक्ट 50% के ऊपर एक्यूरेसी लाने वाले ऑलमोस्ट सभी लोग लॉस मेकिंग थे, और 60-65% एक्यूरेसी ट्रेडर्स लॉस मेकिंग ही थे। आई एम टॉकिंग अबाउट FNO सेगमेंट, नॉट इक्विटीज। इक्विटीज कंप्लीटली अलग है, बिकॉज आपको हाई एक्यूरेसी आएगा कैसे? या तो आप जल्दी बुक कर देंगे, या प्रॉफिट में आ गए तो, और अगर लॉस आ गया तो आप जल्दी बुक नहीं कर रहे हैं इन द होप कि वो लॉस मेकिंग ट्रेड बाउंस बैक कर जाएगा, और कई बार वो बाउंस बैक कर भी जाता है, इसलिए आपका वो एक्यूरेसी मेंटेन होता है। प्रॉब्लम होता है जब वो बाउंस नहीं करता और वो येस बैंक की तरह या इंडसइंड बैंक की तरह बस नीचे खिंचा ही चला जाता है। दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। एंड हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि वी आर, मतलब हमारे साथ कभी कोई येस बैंक वाला ट्रेड नहीं हो सकता है। इनफैक्ट मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि अगर येस बैंक इतना गिर सकता है तो एक ना एक दिन कुछ ऐसा बढ़ भी तो सकता है, तो मैं उसमें घुस जाऊँ। दैट वुड बी द ड्रीम ट्रेड, दैट वुड बी बियॉन्ड प्लानिंग, इट इज़ नॉट लक कि आप आए और वो हुआ। इनफैक्ट वो लक मैंने स्टार्ट एक्सपीरियंस किया था कमोडिटीज़ में। अभी जैसे वी हैव टू पुट दिस इनटू कॉन्टेक्स्ट कि मतलब कीड़ा कितना था, मतलब कि वंस आई एम डूइंग दिस, तो मेरे को एक बार, मेरे को याद है मेरे एक कलीग ने मेरे को बोला था कि अगर मरना है तो FNO करो, लेकिन अगर कुत्ते की मौत मरना है तो कमोडिटीज़ करो। तो मैंने कमोडिटीज़ करना स्टार्ट किया। बोला ऐसी क्या चीज़ है कमोडिटी? ठीक है, सो आई विल शेयर नाउ, मतलब कि, और आपको दिख जाएगा कैसे PNL, क्योंकि उस समय ज़ीरोडा सिंगल लेजर ब्रोकर नहीं था, आपको पैसे फिजिकली निकाल के कमोडिटीज़ में डालने पड़ते थे। तो आज लाइक ओके, तो मतलब मेरा कहने का पॉइंट है कि एक लेवल का ढीठ बनना भी चाहिए कि आपने जस्ट अभी फ्यूचर्स में प्रॉफिट कमाया और वो NSE FO सेगमेंट में कमाया है, बट क्योंकि आपको इंटेलेक्चुअली किसी ने चैलेंज किया है, तो आपको लग रहा है कि कमोडिटीज़ इज़ नो बिग डील। मैं कमोडिटी, और उल्टा मेरे माइंड में चल रहा है कि अगर कमोडिटीज़, अगर फ्यूचर मार्केट 6 घंटे के लिए चल रहा है और मैं इतना कमा रहा हूँ, तो वो वाला मार्केट तो 15 घंटे के लिए चल रहा है, तो मुझे तो इतना कमाना चाहिए। सो आई जस्ट टेक इट टू दैट नेक्स्ट ईयर एंड आई जस्ट शो यू। सो द सेम पीरियड का कमोडिटी मैं आपको दिखाता हूँ ना। यहाँ पे आपको दिख जाएगा 13.4 लाख इज प्रॉफिट और 60,000 रुपये इज द एक्सपेंस, रफली 3%, 4%। एंड यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा कि हाईएस्ट अर्नर इज इन क्रूड ऑयल एट 4,30,000 प्लस, एंड द बिगेस्ट लूजर इज ऑल्सो क्रूड ऑयल एट -1.6। तो मेरे हाईएस्ट अर्नर और बिगेस्ट लूजर में 3.5:1 का गैप आना स्टार्ट हुआ है। और मेरे जो, अगर आप टॉप जैसे 1 लाख अबव गेनर्स देखेंगे तो देर आर 4 ट्रेड्स जो 1 लाख के ऊपर हैं, और 1 लाख अबव लूजर्स देखेंगे तो सिर्फ एक ही ट्रेड है। सो ऐसा नहीं था कि लॉस नहीं पड़ रहा है, बट अभी आपको ये भी मैं एक दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको 1,60,000 लॉस दिख रहा है, बट आप क्वांटिटी देखिए यहाँ पे 2400 इमोशंस, ठीक है, क्योंकि ये लॉस परसेंटेज आप देखिए -1.7%, यानी कि क्रूड ऑयल सिर्फ 0.2% मूव हुआ है टू टेक अवे 1,60,000 फ्रॉम मी। और जो भी व्यक्ति क्रूड ऑयल ट्रेड करता है उसे पता है कि क्रूड ऑयल को 1-2% मूव करने में आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लग जाएगा। अगर कहीं आ गया ना रिपोर्ट वेडनेसडे को कहीं पे, तो आधे घंटे में वो ले जाएगा आपका 1.5-2 लाख रुपए। एंड यही मेरा असेसमेंट था कि जब पैसा गवाया तो 2400 क्वांटिटी, पर जब पैसा कमाया तो 400 क्वांटिटी। तो 4.25 लाख कमाने के लिए 400 क्वांटिटी क्रूड ऑयल में किया, बट 1.25 लाख गवाने के लिए 2,500 क्वांटिटी क्रूड ऑयल में गया। सो समथिंग इज ऑफ, समथिंग इज ऑफ। और यही मतलब जो सब्सिक्वेंट इंप्रूवमेंट्स मेरे ट्रेडिंग में आए हैं वो यहीं पे ही आना स्टार्ट हुए कि इवेंचुअली मेरा बिग विनर्स में सिर्फ विनर बिग नहीं था, उसमें क्वांटिटी भी ज़्यादा हो रही थी। आई जस्ट टेक इट टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इन FNO। तो हमने जैसे पिछले फाइनेंशियल ईयर का देखा था, कुछ 1.5 लाख अर्निंग था, जिसमें से 75,000 हम लोग NSE पे फोकस करते हैं अभी।
अब यहाँ मैं 10 लाख पे आ चुका हूँ और कॉस्ट आप देखिए 1 लाख हो चुका है। अभी मैं 10% के रेंज में आना स्टार्ट हो गया हूँ ऑफ ओवरऑल ट्रेडिंग, मतलब मेरे एफिशिएंसी अब बढ़ना स्टार्ट हो गई है। आप वापस देखेंगे टॉप ओनर्स आना हो, अभी यहाँ पे निफ्टी के सितंबर और मई में आपको 3-3 लाख क्रॉस होते हुए दिख रहे हैं। सो नाउ इट्स बिकमिंग अ रिकरिंग थिंग। 3 लाख अब रिकर होना स्टार्ट हो चुका है ऑन अ सिंगल ट्रेड बेसिस। फिर जस्ट टेक इट वन मोर ईयर, ये कोविड का साल आ गया अब। देन यहाँ पे नाउ आई हैव हिट नाउ ऑलमोस्ट 40 lakhs एंड यहाँ पे आप अभी देखेंगे 4.5 लाख SBI, 4.25 लाख। नाउ सी द नंबर ऑफ टाइम्स आई एम क्रॉसिंग 3 lakhs नाउ, राइट। सो दीज आर स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं ये, Right. और इसके पीछे बहुत थॉट जा रहा है एक्चुअली। सो यहाँ पे द की पॉइंट दैट आई वॉन्ट टू मेक हियर इज दैट कि क्योंकि कई बार पीपल आर लाइक क्योंकि लोगों को म्यूचुअल फंड और PMS बेचना है, और जिसको प्रोडक्ट बेचना होता है वही मार्केटिंग करता है, और जिसको म्यूचुअल फंड बेचना है या PMS बेचना है वो तो बोल ही देगा कि FNO गलत बात है, और जो वो करते हैं वो भी गलत लोग हैं। और ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन को जितना बेइज्जत किया जाता है आज की डेट में, देयर इज़ नो अदर प्रोफेशन जिसको मतलब इतना मतलब एक थर्ड क्लास तरीके से ट्रीट किया जाता है। सो दी इंटेंशन दैट आई वांट टू, द मैसेज दैट आई वांट टू से इसकी 2015 में मैंने 1 लाख रुपए डाले। टुडे आई हैव बाय गॉड्स ग्रेस सेवरल करोड़ रुपीज इन इक्विटीज एंड बॉन्ड्स। मैंने 1 रुपया खुद का ऐड नहीं किया है, ये पूरा 1 आपने रुपया वहाँ से- ऐड नहीं किया। यहाँ पे ये जो आपको जितना प्रॉफिट दिया, नॉट 1 रुपया हैव एडेड इनटू द मार्केट। मुझे जब 2022 में भी लॉस हुआ, वो लॉस हुआ, मैंने कोई ऐड नहीं किया, और उस 1 लाख में से 50,000 भी मेरे ब्रोकर के कहने पे गए हैं। सो आई हैव, वही मैं बोलूँगा गॉड्स ग्रेस है। सो दे से गॉड्स ग्रेस, पेरेंट्स ब्लेसिंग्स एंड थोड़ा अपना हार्ड वर्क। सो ऑल दीज 3 फैक्टर्स अलाइंड, एंड द इंटेंशन इज टू शो कि इट इज़ पॉसिबल टू मेक मनी, नॉट कि एक क्वार्टर के लिए, अ ईयर के लिए, बैक टू बैक ईयर्स के लिए यू कैन मेक मनी। इट इज़ पॉसिबल, एंड इवन आफ्टर मेकिंग मनी इट इज़ पॉसिबल टू लूज मनी। ये भी पॉसिबल है, सब पॉसिबल है, बट आप सही काम करें, आप अपने आर्ट को ट्रस्ट करें। आपके 90% करियर अर्निंग्स आपके 10% ट्रेड से आने हैं। अगर आप राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो से लुपिन या टाइटन हटा देंगे तो बहुत ही एवरेज पोर्टफोलियो है। Right. अगर आप वॉरेन बुफे के पोर्टफोलियो से कोका कोला या मैकडोनल्ड्स हटा देंगे वो सब स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो होगा। अगर आप मेरे ट्रेडिंग करियर से 2017 का टाइटन या ये जो 2021 का SBI हटा देंगे तो बहुत ही एवरेज सा परफॉर्मेंस है। बट वो एक ट्रेड आने के लिए वही वो 100 बार स्ट्राइक करना पड़ा था, तब जाके वो आया। तो आपको मनी मैनेजमेंट, अपना डिसिप्लिन, अपना टेक्निक पे ऑल थ्रू आउट, इट्स एन आर्ट, इट्स एन आर्ट। इसको, ये एक स्किल है, इसको डेवलप किया जा सकता है। इट इज़ नॉट लाइक, आपको पोकर पता होगा, एक गेम पोकर का एक इवेंट चलता है, वर्ल्ड सीरीज ऑफ पोकर। इट्स लाइक द वर्ल्ड कप ऑफ पोकर। उसमें फ्री एंट्री होती है, आप भी एंटर कर सकते हैं, मैं भी एंटर कर सकता हूँ, यहाँ पे जो हैं सब, ये सब एंटर कर सकते हैं, फ्री है एंट्री। एंड लिटरली हर साल या जब भी वो होता है, दी एंट्रीज आर इन लैक्स, ठीक है, लाखों लोग, मतलब 5-10 लाख लोग उसमें एंटर करते हैं। बट फिर भी वो जो फाइनल टेबल होता है जहाँ पे 9 लोग खेलते हैं, आज तक कोई भी रैंडम बंदा वहाँ नहीं पहुँचा है। एक डेडिकेटेड पूल ऑफ 100 लोग हैं जिसको कसिनो ओनर्स भी जानते हैं, दूसरे पोकर प्लेयर्स भी जानते हैं, जो एंट्री कर रहे हैं वो भी जानते हैं। उस डेडिकेटेड पूल ऑफ 100 लोगों में से ही 9 लोग पहुंचते हैं। यानी कि इवन पोकर विच इज़ अ गेम ऑफ कार्ड्स इज एक्चुअली अ गेम ऑफ स्किल। क्योंकि अगर वो वाकई में फ्लूक होता तो मैं भी पहुंच जाना चाहिए था ना। तो अगर पोकर में एक एलिमेंट ऑफ स्किल है तो ट्रेडिंग में कितना होगा। एंड या, इट इज़ पॉसिबल, आई बिलीव इट इज़ पॉसिबल फॉर एवरीवन टू गेट देयर। एंड और अगर आप नहीं भी पहुंचेंगे, आई बिलीव द प्रोसेस इज सो मच फन। यू नीड लिटिल बिट ऑफ लक एंड एवरीवन्स जर्नी इज गोइंग टू बी डिफरेंट, बट इट इज स्टिल अ स्किल दैट कैन बी डेवलप्ड। बट यू नो, आम तौर पे अगर रिटेल ट्रेडर का जर्नी देखे तो एक कॉमन सिनेरियो दिखता है कि पहले मार्केट में आते हैं, थोड़ा बहुत बिगिनर्स लक होता है, फिर कोई बड़ा लॉस होता है, फिर अक्सर ड्रॉ डाउन हो जाता है, एंड देन या तो मार्केट छोड़ देते हैं या फिर डिसिप्लिन बन के कुछ साल बिता के ब्रेक इवन करके प्रॉफिट करने लगते हैं। बट योर जर्नी हैज़ बीन वेरी डिफरेंट, राइट। 2015 में आप मार्केट में आए और 2021 तक हर साल आपने कहा प्रॉफिटेबल था। 2022 में लॉस आया पहली बार,
आई फील देयर इज समथिंग जो आपने बहुत अलग किया कंपेयर टू अदर ट्रेडर्स, बिकॉज इन स्पाइट ऑफ सबकी साइकोलॉजी बीइंग डिफरेंट, ये कॉमन गलतियां तो हो रही है, जर्नी तो कॉमन है, आपका जर्नी अलग रहा है. इन हाइंडसाइट आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अलग की कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द ट्रेडर्स? प्रॉफिट नहीं बुक किया, एक्सपायरी तक वेट किया, और ये बिलीव किया कि कभी भी कुछ भी हो सकता है. सिर्फ अपने लॉस पे कंट्रोल रखो, बाकी मार्केट पे छोड़ दो. एंड आप ट्रेड कैसे लेते हैं उस टेक्निक पे आप कंटिन्यूसली काम कीजिए. आई थिंक 2000 लाइक ऐसे 2023-24 मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल थे, बट टेक्निकली मेरे में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था बिटवीन 2024 एंड से 2018 तक या 2016 तक ही मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस सीख चुका था. सो टेक्निकल स्किल में ज़्यादा अंतर नहीं था. what was the difference was basically in your ability to retain profits, and it was a continuous work in progress. आपका स्किल improve होता रहा. एंड 2022 में जब मुझे लॉस हुआ, विच वॉज द फर्स्ट टाइम एक्चुअली, वो जिसको बोलते हैं कि तो वो पैरों तले ज़मीन फिसलना वाला सीन हुआ था. सो मेरे साथ वो हुआ 2022 में. And yes, it refined my SOPs on trading. I took necessary corrective and preventive action. इनफैक्ट मैं बस एक ये चीज़ बताना चाहूँगा आपके व्यूअर्स को कि ऑफ ऑल द लॉसेस इन योर लाइफ, आपको बहुत लॉसेस होंगे लाइफ में, हेल्थ के, रिलेशनशिप्स के, पैसों के, प्रॉपर्टी के. ऑफ ऑल दीज लॉसेस, अपना गवाया हुआ पैसा इज़ द ईजिएस्ट टू रिकवर. तो चाहे आपने 2 लाख गवाया हो या 2 करोड़ गवाया हो, अगर आपने अपना पैसा गवाया है, डोंट वरी, वो पैसे का लॉस पैसे तक ही सीमित रहने दीजिए, उसे अपने रिलेशनशिप्स वगैरह पे और अपने हेल्थ पे मत आने दीजिए. दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव लर्नड इन 2022. क्योंकि जब 2022 में मुझे लॉस हुआ था तो सिर्फ पैसों का लॉस नहीं हुआ था, आई लॉस्ट मैनी अदर थिंग्स इन द प्रोसेस. तो साहिल, पिछले 10 सालों में आपने कई सारे एसेट क्लासेस ट्रेड किए, आपका स्टाइल भी इवॉल्व हुआ. आई वुड लाइक टू नो कि इन 10 सालों में आपका ओवरऑल एवोल्यूशन एज अ ट्रेडर कैसे था. अगर आप जो भी स्ट्रैटेजीज़ है या जो भी आपका माइंडसेट है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बता पाए कि डे 1 पे आप यहाँ थे, फिर बीच में ये कुछ माइलस्टोन्स हुए या ये कुछ टर्निंग पॉइंट्स आए, और आज आप कहाँ पे हो इन टर्म्स ऑफ मे बी योर स्ट्रैटेजी, योर स्टाइल एंड योर माइंडसेट. हमारे पास 2 चॉइसेस हैं. अगर मैं बाइंग पर्सपेक्टिव से बात करूँगा, सेलिंग से नहीं अभी के लिए, या तो मैं लिमिट ऑर्डर में बाय करूँ या तो मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर में बाय करूँ. अंतर क्या है? अगर मैंने एक स्टॉक को आइडेंटिफाई कर दिया है कि ये अप ट्रेंड है, और मैं मार्सेलिस के फंड की तरह, ये जो सौरभ मुखर्जी के फंड की तरह, जो उनका ट्रेडिंग फिलॉसफी है, बाप बोलते हैं उसको, बाय एट एनी प्राइस, तो अगर मैं वो अडॉप्ट करता हूँ तो आई जस्ट वांटेड टू मेक इट स्लाइटली बेटर एंड से कि मैं सपोर्ट पे बाय कर दूंगा, विच मीन्स आई विल बाय एट एनी सपोर्ट ऑफ एन अप ट्रेंडिंग सिक्योरिटी. अभी तक मैं अप ट्रेंडिंग सिक्योरिटी को आइडेंटिफाई करना, ट्रैक करना मेरे लिए बहुत ईजी हो चुका था. आई नो द सिक्योरिटीज विच आर ट्रेंडिंग अप, विच आर रेंजिंग एक्सेट्रा. तो एक होता है कि मैं लिमिट ऑर्डर पे एंट्री प्लेस करूँ, एंड दूसरा है कि मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर पे एंट्री प्लेस करूँ. स्टॉप लॉस ऑर्डर का एंट्री मतलब हो गया एक स्टॉक गिर रहा है, जब वो टर्न करेगा तो तब मैं उस पर एंट्री करूँगा. ये 2 चॉइसेस हैं ट्रेडर के पास. इन 2 चॉइसेस में से जो पहला चॉइस है वो जनरली बहुत प्रॉफिटेबल है, बट सिर्फ एक ड्रॉबैक है. चाहे आप ग्रेट डिप्रेशन देखें, चाहे आप 2000 का .com बबल देखें, 2008 का सब प्राइम देखें, द रीज़न वाई दे वर सो टफ इज़ क्योंकि वो अपने ऑल टाइम हाई से वापस आए थे. इन अदर वर्ड्स, अगर आप लिमिट ऑर्डर डाल रहे हैं मार्केट में, तो जब भी मार्केट अपने पीक से वापस आएगा, पहले तो वो आपके सारे ऑर्डर्स को ट्रेड इन कर देगा, ऑल ऑफ देम, और वो उन सबके स्टॉप लॉस भी लगाएगा. तो अगर ये आपको एक्सेप्टेबल है तो ये करे. बट अगर आप स्टॉप लॉस ऑर्डर डालते हैं तो जब वो ऊपर से नीचे आएगा तब तक तो आपका ट्रेड हुआ ही नहीं है, बट जब वो बाउंस करके ऊपर जाएगा तो अगर आपने 100 ऑर्डर डाले, उसमें सिर्फ 5 या 10 ही एग्जीक्यूट होंगे, अगर उसने इवेंचुअली फेल होना होगा तो. और वो जो 5 या 10 हिट हुए हैं वो भी एसएल लगाने ही वाले हैं, बट शेयर क्वांटिटी कम हो जाता है.
सो इन्हीं दो चॉइसेस के बीच में विच इज़ दी ऑप्टिमल वन, व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वन ओवर दी अदर, इसी पे ही मेरा बहुत ज़्यादा काम अपने लिए रहा है कि मैं कौन सा डिप्लॉय करूँगा. एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव स्ट्रीमलाइंड over the months and over the years. Basically this has been optimized now, so that has been, otherwise trading styles actually मैं आपको सारे ही किए हैं. डे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, गैप्स को ट्रेड करना, पैटर्न्स को ट्रेड करना, ट्रेंड्स को ट्रेड करना, ट्रेंड लाइन बना के ट्रेड करना. आई थिंक नथिंग अंडर द सन इज़ नॉट एक्सप्लोर्ड एट दैट टाइम ऑफ एक्सप्लोरेशन, बट नाउ आई एम नॉट एक्सप्लोरिंग एनीथिंग. जो मुझे आता है उसको बस और बेटर करने के लिए आई अटेम्प्ट. और अभी भी इतने सालों बाद आपका जो भी सेटअप है वो टेक्निकल एनालिसिस पर डिपेंडेंट है, आई एम अज्यूमिंग लार्जली. 100% टेक्निकल एनालिसिस है, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस स्केलेबल नहीं है. फंडामेंटल एनालिसिस का की वेरिएबल बैलेंस शीट नहीं, प्रमोटर ही है. मेरे एक्सपीरियंस में आपको 1 रुपया भी गलती से नहीं मिलता है. अगर आपने पैसा कमाया, यू डिजर्व इट, फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि 98-99% लोग नहीं कर पाए वो. सो यू वर इन द टॉप 1%. अब प्रॉब्लम क्या है कि आप टॉप 1% में आके भी अगर आप ट्रेडिंग को करियर बनाते तो मोस्टली आप भूखे ही रह जाएंगे. यू नीड टू कम इन द टॉप 0.2-0.3% टू बी एबल टू मेक इट देयर. सो दिस इज़ अ टफ जर्नी. और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर किसी को अपने ट्रेडिंग के इनिशियल ईयर्स में लॉस हुआ है, आई एम सेइंग दैट इज़ द बेस्ट पॉसिबल थिंग फॉर यू. क्योंकि जब 8 साल बाद मुझे लॉस हुआ था, तब तक मैं नौकरी छोड़ चुका था. नौकरी छोड़ क्या चुका था, मैं नौकरी एज अ कॉन्सेप्ट को ही छोड़ चुका था. देयर वॉज नो गोइंग बैक नाउ टू TCS और इन्फोसिस. मैं वो स्किल्स लूज कर चुका था. मुझे सिर्फ एक ही चीज़ आता था, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, डाइवर्जेंस है या नहीं है, गैप है तो किस टाइप का है. और अगर उस स्किल से भी मैं पैसा नहीं कमा पाऊँ तो आई वॉज वेरी कंसर्न्ड कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, एंड दैट देयर इज़ नो सपोर्ट सिस्टम. So Sahil, when you are talking about your evolution as a trader, two things really stood out for me. पहली चीज़ ये कि आपने कहा कि आप मार्केट को एनालाइज करते हो कि अगले 2-3 महीने तक क्या लग रहा है आपको, इन जनरल क्या बिहेवियर होगा मार्केट का. एंड सेकेंड चीज़ आपने कहा कि उसके अराउंड मार्केट का बिहेवियर या सेंटिमेंट समझ के फिर आप सिस्टम्स डेवलप करते हो या चूज़ करते हो कि कौन सा सिस्टम डिप्लॉय करना है, राइट. सो आई हैव 2 क्वेश्चंस. पहली चीज़ तो ये कि जब आप मार्केट एनालाइज करने की बात कर रहे हो 2-3 महीने के पर्सपेक्टिव से, तो आप कैसे करते हो? बिकॉज यहाँ पे आप इंट्राडे या शॉर्ट टाइम फ्रेम पे नहीं कर रहे हो, आप एक तरह से मार्केट का बिहेवियर क्या होगा वो देख रहे हो, राइट, नॉट जस्ट अ सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल. सो हाउ डू यू एनालाइज दैट, व्हाट इज दैट एनालिसिस? दैट इज क्वेश्चन 1. सेकेंड क्वेश्चन इज, ये जो सिस्टम्स की आप बात कर रहे हो, कोई एक सिस्टम का अगर आप एग्जाम्पल दे सको कि क्या है ये सिस्टम, कैसे होता है, व्हाट इज इट टू यू, व्हाट डज द सिस्टम मीन टू यू? तो मैं आपके सेकंड क्वेश्चन का पहले आंसर कर देता हूँ. श्योर. सिस्टम रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग. वो प्रोसेस तो एग्जिस्ट करता है. ट्रेडर का जॉब है उस प्रोसेस को आर्टिकुलेट करना और उसे फिर डिफाइन करना, ताकि वो अगर टेक्निकल सिस्टम बिल्ड कर रहा है तो वो उस हिसाब के इंडिकेटर्स सिलेक्ट करके अपने हाइपोथेसिस को प्ले आउट कर सके. So system refers to the process of decision making in the market in general. अभी रही बात मेरे सिस्टम की. So like I said कि over 10 years मैंने of course बहुत सारे attempts किए हैं at various systems. Now I have slightly different aspirations. So my predisposition is to choose a system जहाँ पे एक डायरेक्शन का मूव डोमिनेट कर सकता है. इन अदर वर्ड्स ट्रेंड ट्रेडिंग. राइट. तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि मैं मार्केट के वो टाइम फ्रेम सिलेक्ट करता हूँ जहाँ पे मार्केट ट्रेंड कर रहा हो. तो अगर हम निफ्टी को इस समय देखेंगे तो वो 26,000 से गिरते गिरते 22,000 का लो लगा चुका है और अभी अप्रॉक्सीमेटली 23,000 के करीब है. सो लॉजिकली जो सिक्योरिटी 26,000 से 22,000 तक आया है वो डेली चार्ट में तो अप ट्रेंड में नहीं है. राइट. वीकली में भी अगर हम देखेंगे तो वो जब 26 से 22 का जर्नी है, उसमें बीच में वो कुछ 24 पे रुका, 25 तक गया या 23 तक रुका, 24 तक गया, फिर वापस उसने न्यू लो लगाया. तो एक लोअर टॉप लगाने के बाद वो भी अप ट्रेंड में नहीं है. तो ट्रेंड हो कहाँ रहा है? मंथली में. क्योंकि इस बार अक्टूबर से जब निफ्टी में करेक्शन आया, जहाँ उसने लगातार 5 महीने रेड क्लोजिंग दिए, ये निफ्टी ने 28 साल में पहली बार ऐसा किया है कि 5 consecutive months it has given in a red close.
बट वो एक स्ट्रेट लाइन रेड आए हैं, कोई लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन नहीं हुआ है. इन अदर वर्ड्स, जो सिक्योरिटी 2020 में 12,000 का था, 2021 तक 7,500 का हुआ कोविड के बाद के रेंज में, फिर 7,500 से जो 26,000 तक गया, ऑल टाइम हाई क्रिएट. सो अगर कोई सिक्योरिटी ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहा है तो उसमें हम सब बोलेंगे ये अप ट्रेंड है. पर जब वो ऑल टाइम हाई से एक पुल बैक दे रहा है तो वी विल कॉल इट अ पुल बैक इन एन अप ट्रेंड. एंड अगर वो मंथली में अप ट्रेंड में है तो मैं किस चीज़ का वेट करूंगा कि वो ओवर सोल्ड हो जाए वीकली में. मैं चाहता हूं कि वो अप ट्रेंड को मैं बाय करूं. तो मैं बट बाय कब करूंगा? जब वो एक टाइम फ्रेम नीचे में ओवर सोल्ड होगा. तो वीकली में उसने ओवर सोल्ड हो जाना चाहिए. एंड देन उसके बाद में जब वो वीकली में ओवर सोल्ड होगा, क्योंकि अगर सपोज कीजिए वो इस हफ्ते वीकली में ओवर सोल्ड हुआ है तो वो स्टेटस अगले 5 ट्रेड सेशंस तक भी रहेगा. तो उन 5 ट्रेड सेशंस में मैं टैक्टिकल कन्फर्मेशंस का वेट करूंगा. जैसे मैंने आपको बोला, पिन बार कैंडल, बुलिश हरामी कैंडल, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, बुलिश पियर्सिंग कैंडल, गैप्स, छोटे मोटे पैटर्न्स. फिर मैं उसका डेली में वेट करूंगा और जब वो डेली में ब्रेक देगा वहां पे मैं एंटर कर जाऊंगा. अगर आपके व्यूअर्स को इस टेक्निक के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानना है, देन दे कुड रेफर टू एन ऑथर कॉल्ड डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर, जिन्होंने ये बुक लिखा है वेलकम टू माई ट्रेडिंग रूम. एंड देयर अगर वो गूगल कर दें ये की टर्म्स को, ट्रिपल स्क्रीन ट्रेडिंग मेथड, तो ऑटोमेटिकली दे वुड बी लेड इन दैट डायरेक्शन. और अलेक्जेंडर एल्डर ने आई बिलीव वो बुक पब्लिश किया है अंडर वाइली पब्लिकेशंस, WILEY. मेरा ऐसा जनरल मानना है कि ऑफ ऑल द बुक्स आई हैव रेड ऑन ट्रेडिंग, बुक्स फ्रॉम वाइली पब्लिकेशंस आर ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी. So my systems, of course, a lot of authors in Wiley publications have shared their systems. पर मुझे intuitively ये ट्रिपल स्क्रीन मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग टेक्निक मुझे इंट्यूटिवली सही लगने लगा कि बेसिकली मैं एक स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड चार्ट को ओवरसोल्ड कंडीशंस में बुलिश ब्रेकआउट पे बाय कर रहा हूँ. सो ये इंट्यूटिवली मुझे करेक्ट लगा. ऑफ कोर्स उस बुक में डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर ने अपने इंडिकेटर्स दिए. ही इज़ अ क्रिएटर ऑफ हिज ओन इंडिकेटर कॉल्ड EFI, एल्डर्स फोर्स इंडेक्स वगैरह. आई डोंट यूज देम. ही यूजेज MACD एंड हिस्टोग्राम. आई डोंट यूज दैट. So I have customized that technique to my style. So viewers who would like to know more on multi-time frame trading, they can most certainly check this author. They can most certainly read books by Wiley Publications if they want to see more than just multi-time frame trading. So this is my answer to your question on systems. And I think आपका first question था regarding evolution. If you could just help me out with your first question. फर्स्ट क्वेश्चन वाज बेसिकली कि आपने एवोल्यूशन के बारे में बात करते वक्त मेंशन किया था कि आप मार्केट का बिहेवियर देखते हो 2-3 महीने का. करेक्ट. सो ओवर द ईयर्स मैंने डिस्क्रिशन एज एन एलिमेंट को अपने सिस्टम से हटाने की बहुत कोशिश की है. डिस्क्रिशन को हम बोलेंगे इंट्यूशन, गट फीलिंग. द प्रॉब्लम इज दैट कि ये क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, इसलिए स्केल नहीं किया जा सकता. ट्रेडिंग का बिगेस्ट USP आपको 100 रुपये जल्दी मिलता है ये नहीं है. सी फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक बिजनेस सेटअप किया, लेट्स से आपने कोई खाने का ईटिंग, लेट्स से आपने मैकडोनल्ड्स ही खड़ा कर दिया यहाँ पे बोरीवली में, कांडीवली में आपने मैकडोनल्ड्स खड़ा कर दिया विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ से 10 करोड़ रुपीज़. आपका बिजनेस चल पड़ा, आपने 50 लाख रुपए कमा लिए उस साल. आपको लग रहा है ये बिजनेस सही है और आपको यही अपॉर्चुनिटी अब अंधेरी में भी दिख रहा है. तो अब वही 50 लाख कमाने के लिए आपको वापस 10 करोड़ वहाँ डालने पड़ेंगे. यानी कि ये सिस्टम भी, मैकडोनल्ड्स भी स्केलेबल है बट एट द कॉस्ट ऑफ 10 करोड़. ट्रेडर्स के साथ ऐसा नहीं है. ट्रेडिंग इज वेरी इमीडिएटली स्केलेबल, बट इट इज ओनली स्केलेबल इफ यू नो व्हाट यू आर स्केलिंग. सी, यू कैनॉट इम्प्रूव इफ यू कैनॉट मेजर. आपको मेजर करना आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो. और प्रॉब्लम विद इंट्यूशन एंड डिस्क्रिशन इज यू कैनॉट मेजर. मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर एक ट्रेडर डिस्क्रिशनरी एनालिसिस करके प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं भी कमा रहा है तो वो कुछ गलत कर रहा है. मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा. लाइक आई सेड अर्लियर, अगर आप 1 रुपये भी प्रॉफिट में हैं, यू डिजर्व इट. यू आर बेटर देन 98% ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड अगर आप 1 रुपये भी प्रॉफिट में.
बट हमारा ऑब्जेक्टिव इज टू गेट इनटू 99.5, 99.6. तो दैट इज ओनली पॉसिबल इन टू वेज. या तो आप क्वांटिटी को स्केल करें या आप अपने वॉच लिस्ट को स्केल करें. जो ट्रेडर्स अपना सारा एफर्ट सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी को स्केलिंग करने में रखते हैं, मुझे लगता है कि उनका ट्रेडिंग करियर शॉर्ट लिव्ड है. मैंने आपको बताया, निफ्टी ने जो मूव दिया उसने 28 साल में पहली बार दिया. तो कोई भी रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम ये कैप्चर नहीं करता. अगर आपको याद होगा, आई थिंक समवेयर अराउंड 2019 या 2020 येमेन के हूती रेबल्स ने सऊदी अरेबिया में एक रॉकेट लॉन्चर या मिसाइल से अटैक किया फ्राइडे के दिन, और सैटरडे तक न्यूज़ आ गया कि दुनिया के 5% क्रूड ऑयल रिजर्व्स ख़त्म हो गए हैं. एंड क्रूड ऑयल ने मंडे को ट्रिपल अपर सर्किट दिया था जब ये हुआ था. और क्रूड ऑयल ने ट्रिपल अपर सर्किट गल्फ वॉर में भी नहीं दिया, जहां एक्चुअली दुनिया के ऑयल रिजर्व्स खपे. जब मतलब सद्दाम हुसैन ने कुवैत के सारे ऑयल फील्ड्स को आग लगा दिए, तभी भी नहीं हुआ था. तो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स एक सिंगल सिक्योरिटी में डिटेक्ट नहीं कर सकते कि पहले क्या हुआ. ऑफ कोर्स उसके बाद तो हमने क्रूड ऑयल को नेगेटिव भी देखा है. सो ये डिसीजन आएगा. एंड व्हाट आई हैव, जो मैंने अपने लिए रियलाइज़ किया है कि इट इज़ बेटर आई स्केल द वॉच लिस्ट. मैं एक ऐसा टेक्निक बनाऊं जो कि कई इंस्ट्रूमेंट्स पे यूज़ हो सके, रादर देन जस्ट निफ्टी या क्रूड ऑयल या गोल्ड या सिल्वर या USD INR. When you say scaling the watch list, I'm assuming इंक्लूडिंग मोर एंड मोर सिक्योरिटीज इन योर वॉच लिस्ट दैट यू. देखिए, अगर आपने ये रूल सेट कर दिया कि अगर ये सिक्योरिटी ओवरसोल्ड होगा और बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाएगा तो मैं उसे एंटर करूंगा. अगर आपके वॉच लिस्ट में सिर्फ 3 ही सिक्योरिटीज हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा ये 3 में से कब कोई एक ओवरसोल्ड होगा, इनगल्फिंग पैटर्न बनाएगा, कंफर्मेशन देगा तो आप आएंगे. तो मे बी आपको 2 महीने रुकना पड़ जाए ताकि आपका ओवर ट्रेडिंग, फिर तो आपको ओवर ट्रेडिंग करना पड़ेगा. हाँ, फिर तो वो रूल्स का कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि आपको ट्रेड करना है बट आपके क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहे हैं. तो इट्स क्रिएटिंग एन इम्पल्स नाउ कि पैसे भी चाहिए, तो क्या करें अब. तो उसको मिटिगेट करने का तरीका है कि आप अपने वॉच लिस्ट में 3 की जगह 30 स्टॉक डाल दें. अब कोई ना कोई तो ओवरसोल्ड हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, आज की मार्केट में इन IT स्टॉक्स की पिटाई हुई क्योंकि ट्रंप ने कोई टैरिफ्स अनाउंस किए हैं. IT एक्सपोर्ट करता है उस कंट्री को, तो उनकी पिटाई हुई है. तो नेचुरली IT स्टॉक्स ओवरसोल्ड हो चुके हैं, यानी कि फर्स्ट क्राइटेरिया मीट हुआ है. अब नाउ सपोज कीजिए मंडे को वो हल्का गैप अप खुलते हैं तो उन सब ने बुलिश हरामी फॉर्म कर देंगे. दूसरा क्राइटेरिया मीट हो गया, फिर ट्यूसडे को रेड हो गया और वेडनेसडे को ग्रीन हो गया. तो नाउ अभी तीसरा क्राइटेरिया भी मीट हो गया. सो बाय दिस लॉजिक यू विल गेट कॉल्ड इनटू ऑल द IT स्टॉक्स. बट आप यही लॉजिक फार्मा में नहीं कर सकते क्योंकि फार्मा गॉट अवे विद दिस. फार्मा ऊपर चला गया क्योंकि दे अनाउंस कि इंडियन फार्मास्यूटिकल्स को वो टैरिफ नहीं लगाएंगे. सो दे डिड नॉट टेक द सेम काइंड ऑफ हिट दैट IT टुक. सो जब उन्होंने हिट ही नहीं लिया तो वो ओवरसोल्ड ही नहीं हुए. तो पहला ही क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ तो आपका तो ट्रेड कभी भी नहीं आएगा वहां पे. सो देयरफॉर द आइडिया इज टू मेक अ सिस्टम विच इज यूनिवर्सल इन इट्स नेचर. कि मैं निफ्टी ट्रेड करूं या मैं डाउ जोन्स ट्रेड करूं या मैं निके 225 ट्रेड करूं या कैक 40 ट्रेड करूं या FTSE 100 ट्रेड, इट डजंट मैटर. इट शुड मेक लॉजिकल सेंस टू यू. एंड अगर वो स्केलेबल इन नेचर है तो आपका काम बनता है वॉच लिस्ट को आप बढ़ाते रहें ताकि ऑर्गेनिकली एक सिस्टम क्वालिफाई हो जाए. अब प्रॉब्लम क्या है कि क्वांटिटी को जब आप स्केल करते हैं उसमें कम एफर्ट लगता है, वॉच लिस्ट स्केल करना मेहनत का काम है. तो यहीं पे डिफरेंसेस स्टार्ट क्रिएट हो जाएंगे ट्रेडर्स के. एंड यस, एक सिस्टम को वॉच लिस्ट लेवल पे स्केल करने के लिए टाइम एंड एफर्ट लगता है. जैसे आपने देखा होगा कि 2017 में ये मेरा जस्ट सेकेंड ईयर ही था, बट आपको एक वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दिखे होंगे. एस्कॉर्ट्स, रिलायंस, बैंक निफ्टी, ऑफ कोर्स टाइटन. ये सब क्यों थे? बिकॉज आई वॉज जस्ट डेस्परेट टू ट्राई दिस आउट. अगर ये चलता है तो यहाँ पे भी तो चलेगा, वहाँ पे भी तो चलेगा. एंड जो ट्रेडर्स का लेट अस से फॉर एग्जांपल उन्होंने 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने निफ्टी, बैंक निफ्टी में सक्सेस एक्वायर किया है, आई थिंक दे आर रेस्टिंग टू मच ऑन देयर लॉरल्स. दे आर नॉट वर्किंग हार्ड इनफ टू फाइंड आउट कि वाई दे आर सक्सेसफुल. अगर वो ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वाई दे आर सक्सेसफुल, दे विल स्टार्ट लुकिंग फॉर द सेम थिंग इन अदर सिक्योरिटीज. रेप्लिकेट कर देन ओनली. आप देखिए, कोई भी बिजनेस अगर स्केलेबल नहीं है तो उस बिजनेस को करने का कोई पॉइंट नहीं है. यू माइट एज वेल एज डू अ जॉब. लोग नौकरी से क्यों
फॉर एग्जांपल परेशान, क्योंकि नौकरी स्केलेबल नहीं है, इसलिए वो थोड़ा दुखी हो जाते हैं। वो इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 10 घंटे हूँ तो कहीं और भी जाके 10 घंटे कमा जाऊँगा, वो ये इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो इसका स्केलेबिलिटी ही इसका यूएसपी है। एंड द फैक्ट कि देखिए, आप चाहे चाय की दुकान लगाएं या आप एक मॉल खड़ा कर दें, रिस्क तो हर जगह है। ऑफ ऑल द प्लेसेस इन द वर्ल्ड, द स्टॉक मार्केट या कमोडिटी मार्केट इज द सेफेस्ट प्लेस टू टेक रिस्क। चोरी नहीं हो सकती, डिफॉल्ट का रिस्क नहीं है, इज द सेफेस्ट प्लेस, वेल डिफाइंड वैल्यूज पे आपको लेवरेज मिल रहा है। किसी भी धंधे में उधारी चलता है, हमारे धंधे में भी एफ.एन.ओ ट्रेडिंग क्या, उधारी में ट्रेड काम कर रहे हैं। अकाउंट में 100 रुपये 500 रुपये का पोजीशन खड़ा कर दिया, यही तो है, उधारी पे काम कर रहे हैं, उसका हम प्रीमियम दे रहे हैं। तो हमें प्रीमियम को, हमें एक सेंट्रल अथॉरिटी प्रीमियम दे रहा है। लोग तो बिजनेस खड़ा कर रहे हैं अपने लोकल बंदे से पैसा 3% महीने पे ब्याज लेके, वो कितना रिस्क ले रहा है कंपेयर टू अस। हम तो 0.4 0.5 1% प्रीमियम देते हैं, फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ। सो रिस्क इज एवरीवेयर। एंड कोई चीज़, सो यस, सो लाइक जैसे आपने बताया कि यस, स्केलेबिलिटी ऑफ द वॉच लिस्ट इज ओनली पॉसिबल इफ द ट्रेडर इज कॉन्फिडेंट कि माई सिस्टम वर्क्स एवरीवेयर। द फैक्ट दैट आई हैव 50 पोजिशंस क्रिएटेड इज ऑटोमेटिकली सेइंग आई डोंट नो कि कौन सा चलने वाला है। अगर मेरा एक ही होता तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये चलने वाला है। द फैक्ट दैट आई एम अनसर्टेन इज represented बाय माई मैसिव पोर्टफोलियो, विड्थ ऑफ पोर्टफोलियो। सो अनसर्टेनिटी है, वो यहीं से ही पता लग जाता है आपको कि वॉच लिस्ट इतना बड़ा है, नहीं तो मैं ऑल इन हो जाऊंगा ना निफ्टी पे। सो दिस इज, कई बार ट्रेडर्स बोलते हैं इस स्टॉक ने 500 तोड़ दिया, अब 600 तो जाएगा ही। जाएगा ही मतलब क्या है? आई मीन्स दैट इज रिडिकुलस। आपने जैसे ही बोल दिया 600 तो जाएगा ही, तो बेच दो घर और ले लो स्टॉक। अगर मैं कल को आपको बोल दूं ये योग भारतीय एयरटेल यहां से 10 गुना होने वाला है 5 सालों में, तो क्या करोगे आप घर बेच दोगे? आप 1 लाख रुपए लोगे, वो भारतीय एयरटेल में डालोगे, क्योंकि आपके कोई फ्रेंड, आपका कोई एक सीनियर ट्रेडर ने आके बोला भारतीय एयरटेल बढ़ेगा, तो आपने 1 लाख, तो दूसरा बंदा, तो आप ही का वॉइस आपको बोलेगा इतना बढ़ने वाला और तू 1 लाख डाल रहा है, लेना बैंक से लोन। सो देयरफॉर सर्टेनिटी है ही नहीं, और वो एम्बिग्विटी को पोजीशन साइजिंग और वॉच लिस्ट से प्ले किया जाता है। एंड दैट इज वेयर द मैथमेटिकल इक्वेशंस आर फॉर्म्ड, एंड वंस दे आर फॉर्म्ड देन यू कैन मेजर एंड इवेंचुअली यू कैन इम्प्रूव। तो साहिल, आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम इज ट्रेडिंग एट द मोमेंट? ओके, तो आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि आप लेट्स से 2020 या 21 में जब आप फुल टाइम ट्रेडिंग एंटर कर चुके थे, जॉब छोड़ चुके थे, करेक्ट, तब आप आपके पैसे को, जो भी इनकम जनरेट हो रहा था ट्रेडिंग से, उसे कैसे मैनेज कर रहे थे? तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए आपके पास कितना पैसा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पास कितने इनकम सोर्सेज हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2019 में जब मैंने अपना सिक्योर इनकम सोर्स दैट इज़ जॉब छोड़ा था, तो मेरे माइंड में ये टॉप प्रायोरिटी था कि आई नीड टू क्रिएट अ सिक्योर इनकम सोर्स। सो उसी समय मेरे माइंड में था कि कभी भी ये इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मैं बॉन्ड्स खरीदूंगा, बट उस समय इंटरेस्ट रेट्स बहुत लो थे। तो 2019 में मैंने ऑब्वियसली एक ट्रेडिंग फर्म का, ब्रोकरिंग फर्म का एफिलिएशन लिया, सेबी का आरए लाइसेंस लिया, अलग अलग बिजनेस वेंचर्स रिलेटेड टू ट्रेडिंग किए इन ऑर्डर टू क्रिएट दैट सब्सटीट्यूट सेफर इनकम सोर्स। और रही बात मार्केट की, पर्सनली आई वाज फीलिंग कि मेरे पोटेंशियल के हिसाब से आई एम डीपली अंडर फंडेड, मुझे कैपिटल कम लग रहा था। सो लॉजिकली देयर वाज, मैं अपने रूटीन एक्सपेंसेस मार्केट से मीट कर रहा था, बट स्ट्रक्चरली आई फेल्ट अंडर फंडेड इन द मार्केट एट दैट टाइम। सो आई वॉज नॉट रियली विड्रॉइंग एज सच, बट मैंने क्या किया था कि जो भी मेरा मंथली सैलरी था 2019 में, उतने का मैं टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स 90 डेज, 180 एंड 360 डेज में एलोकेट करता जा रहा था। सो फॉर एग्जांपल, अगर मेरा मंथली सैलरी 100 रुपीज़ था, तो मैं इन 3 कॉन्ट्रैक्ट्स में 33 रुपये बांट देता था। सो देर वर गुड मंथ्स, देर वर बैड मंथ्स, बट ये प्रोसेस में कंटिन्यूसली रखता था, सो दैट मेरे सेविंग्स अकाउंट को वो कमी महसूस ना हो कि पैसा अंदर वहाँ से आ रहा है।
एंड मैं आर्टिफिशियली अपने डीमैट अकाउंट को तंग ना करूं अगर कल को मुझे कोई बड़ा स्वाइप मारना हो, और मैं फालतू का प्लानिंग ना कर दूं. सो एक फ्लो एज अ ट्रेडर आपको चाहिए. सो वो फ्लो मैं मेंटेन कर रहा था थ्रू ट्रेजरी बिल्स, और एक सिक्योरिटी ऑफ इनकम सोर्स आपको एज अ ट्रेडर चाहिए. इसलिए मैं इनिशियली कंप्लेंट कर रहा था कि बाय नॉट रिकग्नाइजिंग ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक्स, कोई भी बिजनेसेस आपको रीच नहीं करते हैं to support you financially. There is no business model to help you out. So consequently, to create that flow of income, I started working it around the treasury bill route कि 100 रुपये से ही वापस तो आए. बट मुझे फिर भी वो तंगी महसूस हो रही थी कि आई फेल्ट कि आई नीड, मेरा बहुत ज़्यादा पैसा, ये क्या है ये. You were confident enough to trade with bigger बिल्कुल बिल्कुल, आई फेल्ट इट इज़ अ नेसेसिटी. हम्म. उसके बिना मैं अपने आप को बहुत रिस्क पे डाल रहा हूँ. देर वॉज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी टू रीच दैट थ्रेशोल्ड कैपिटल ऑफ अराउंड 2.5 to 5 in order to safely deploy my trading system into 200 plus stock futures. Not simultaneously as and when they qualify, एक watch list maintain करने के लिए. Then once I reached that threshold, then I didn't start thinking. Then I became very sort of relaxed in my approach. So I think उतने तक एक फाइट है किसी भी ट्रेडर के लिए. एक बार वो हो जाता है, देन इट इज़ नॉट सो मच ऑफ अ स्ट्रगल एनी मोर इन दैट. मेरे पास जैसे ट्रेडिंग करने के लिए मार्जिन नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं होता है. वेराज इन 2018 2019 में ये इश्यूज आ रहे थे मुझे. सो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. सो बेसिकली बैक इन 2020 आपको कॉन्फिडेंस था कि आप पिछले 5 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो, यू बीन डूइंग इट प्रॉफिटेबली, सो यू हैड द कॉन्फिडेंस कि आपको वो नेसेसिटी लग रही थी कि अब मुझे एक्स्ट्रा कैपिटल डिप्लॉय करना है बिकॉज दिस इज वर्किंग फॉर मी. सो नेचुरली जो अर्निंग आ रहा था ये लार्जली डिप्लॉय. नहीं, मेरे मैथमेटिकल मॉडल्स के लिए ही इट वॉज अ नेसेसिटी, नॉट अ वांट. आई नीडेड दैट एक्स्ट्रा कैपिटल in order to run my systems safely. क्योंकि जितना कम कैपिटल उतना आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हो. Yeah, I'm taking higher unit risk for what? और मेरे सिस्टम्स को एडिक्वेट एक्सपोजर नहीं मिल रहा है. आई ओनली वॉन्ट टू क्रिएट, मेरे सिस्टम्स अगर सिस्टेमिक फेलियर में फेल हो जाए तो आई एम अंडरस्टैंडिंग. बट अगर मैं सिर्फ 3 ही सिक्योरिटीज़ में पोजिशनड हूँ और उनमें से 2 नहीं चले तो दिस इज जस्ट ट्रैजिक. और मैं 3 में क्यों पोजिशनड हूँ जब मैं पूरा मार्केट स्टडी कर ही तो रहा हूँ. तो मुझे सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ कोई टाइटन या सिर्फ रिलायंस दिख रहा था, मुझे 50 दिख रहे थे. अब मेरे सिर्फ टाइटन में घुस गया, बट बाकी के 47 का क्या या 48 स्टॉक्स का क्या. सो इट बिकम्स अ नेसेसिटी. बहुत लोग ये मार्केट करते हैं कि मैं आई रिमेंबर आई हैड गॉन टू अ ट्रेडिंग कार्निवल समवेयर इन गोवा में गया था या बैंकॉक में, आई डोंट रियली रिमेंबर कहाँ गया था, बट वहाँ पे प्रेजेंटर्स आते हैं और एक प्रेजेंटर ने बोला मैं मार्केट में मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, बाइंग. मैं हर हफ्ते 1 लाख रुपए डालता हूँ, फिर 1 लाख के ऊपर जितना भी होगा मैं उतना विड्रॉ कर लेता हूँ और अगला हफ्ता फिर से 1 लाख से ही स्टार्ट करता हूँ, और अगर लॉस हो गया तो एक ही गया. तो मुझे लगा व्हाट द हेल इज़ दैट. 1 लाख से कौन ट्रेड करता है और 1 लाख से क्या रहा है ये एग्जैक्टली. अगर ये वाकई में अच्छा ट्रेडर होगा तो ये शुड हैव बीन अ 10 CR. व्हाट इज ही डूइंग विद 1 लाख. सो ट्रेडिंग का ऑब्जेक्टिव एक्चुअली इज़ नॉट टू अर्न मनी. मतलब आई नो इट, दिस इज़ वॉट वी वॉन्ट. ट्रेडिंग का ऑब्जेक्टिव इज़ टू टेक रीजनेबल रिस्क ऑन द कैपिटल डिजाइन फॉर एक्सप्लोजिव ग्रोथ. But maybe, while I agree to you from your context, maybe for a normal trader, जो आपने एग्जाम्पल दिया अभी, that would be a risk. उनके लिए 1 लाख रहेगा, whoever that person. बट आप आके अगर ट्रेडर्स को एड्रेस कर रहे हैं एक सेमिनार में, तो आप नॉर्मल ट्रेडर थोड़ी ना है, आप तो अपने आप को एक्सपर्ट की तरह पोजीशन कर रहे हैं. मैं व्यूअर की बात नहीं कर रहा हूँ जो लोकल पकड़ के काम पे जा रहा है, उसके लिए 1 लाख मैं समझ सकता हूँ. बट एक बंदा पिछले 10-20 सालों से ट्रेडिंग कर रहा है, एटलीस्ट ये वो बोल रहा है, और वो 1 ही लाख से कर रहा है. हाउ इज दैट इवन थ्योरेटिकली पॉसिबल? राइट, आई एम आस्किंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ रिटेल ट्रेडर, लेट्स से नॉर्मल ट्रेडर, एंड लेट मी बी क्लियर कि मे बी वो फुल टाइम ट्रेडर भी नहीं है, ठीक है, एक ट्रेडर है, कंसिस्टेंट ट्रेडर है मे बी, बट एक पर्टिकुलर कैपिटल वॉट एवर, लेट्स से 100 रुपये, ठीक है, वो 100 रुपये के ऊपर का रिस्क अगर लेता है ये ट्रेडर, तो
he is not possibly going to get a good night's sleep, which can make him anxious, जिसकी वजह से in spite of being in the right trade, he can take the wrong decision. बिल्कुल, बिल्कुल, 110% बराबर है, but mindset 100%. तो ऐसे ट्रेडर के लिए क्या आपको नहीं लगता कि उसी कैपिटल पे स्टिक करना इम्पोर्टेंट है फॉर अ लॉन्गर टाइम? नहीं, ऐसे ट्रेडर के लिए करेक्ट इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है. वो निफ्टी का लॉट क्यों उठा रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो छोटा मोटा क्या है, आपके कैपिटल के हिसाब से आप अपना एडिक्वेट सिक्योरिटी सेलेक्ट कीजिए. राइट. अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं तो वो सिक्योरिटी ट्रेड कीजिए जिसको ट्रेड करने के लिए 1,000 रुपये का मार्जिन लगता है. एग्जाम्पल गोल्ड गिन्नी या गोल्ड पेटल. अगर आपके पास 2.5 लाख रुपए हैं या 5 लाख रुपए हैं तो यू कैन गो टू क्रूड ऑयल मिनी. अगर आपके पास 1-1 करोड़ रुपए के ऊपर आने लगे, वेलकम टू NSE-FO. बट आप अगर 10,000 लेके NSE-FO में 5,000 में एक्सपायरी पे मेरे को अच्छे मल्टीपल लॉट्स मिल रहे हैं, मैं बाय कर लूंगा एक्सपायरी डे पे. वो तो आप OTM ऑप्शन कर रहे हैं, तो आपने तो टेक्निक की धज्जियां उड़ा दी वहां पे. तो जो हमने शुरू के पार्ट में किया था बात, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ओवरसोल्ड है, ओवरबॉट इंपॉर्टेंट है, टैक्टिकल कंफर्मेशन, सिक्योरिटी सिलेक्ट करना भी तो इंपॉर्टेंट है. हम लोग कई बार ये अज्यूम करते हैं कि वो ऑब्वियसली करेक्ट सिक्योरिटी ले लेगा. अगर मैं बोल रहा हूँ कि निफ्टी, लेट से मैं बोलता हूँ निफ्टी बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली वो कॉल खरीदेगा तो सब सही है. कौन सा कॉल खरीदेगा ये अपने आप का एक सब्जेक्ट है. राइट. अगर वो डीप OTM ऑप्शंस में जा रहा है तो यह आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा अपने आप को. आप बेसिकली देखिए, हम लोग मार्केट में क्यों आए हैं? हम लोग मार्केट में आए हैं एक ग्रीक कैप्चर करने के लिए. अगर आप मार्केट को आउट परफॉर्मेंस देना चाहते हैं तो आप अल्फा कैप्चर करने आइए, आप इक्विटी में आइए. अगर आप डेल्टा कैप्चर करना चाहते हैं आप फ्यूचर में आइए. अगर आप गैमा कैप्चर करना चाहते हैं आप ऑप्शन बाय कीजिए. अगर आप थीटा कैप्चर करना चाहते हैं आप राइट कीजिए. अगर आप इंटरेस्ट कैप्चर कर रहे हैं तो रो कीजिए. चूज द इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन द ग्रीक. एंड लेट्स से मैं चाहता हूं कि मैं डेल्टा कैप्चर करूं थ्रू फ्यूचर्स, बट मेरे पास पैसे हैं ऑप्शन बाइंग के. तो आपके चाहने में और आपके कैपिटल में गैप है. फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते होंगे कि मैं अपनी एक इंडस्ट्री सेटअप करूं बट आपकी जेब में 100 रुपये. मैं चाहता हूं कि मैं एक 7 स्टार होटल खड़ूं पर मेरे पास है 10,000 रुपये. तो आप सिर्फ एक ठेला ही लगा सकते हैं उससे. अब 7, तो आपके चाहने से क्या होता है? आपके अकाउंट में क्या पैसा है उसके हिसाब से कौन सा इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होता है. क्या आपके पास वो स्किल सेट अभी है? ऑब्वियसली नहीं है, यानी कि वो पैसा भी रिस्क पे, आप भी रिस्क पे हैं. तो वो पैसे का ऑब्जेक्टिव क्या है? उस इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करके स्किल डेवलप करना. नॉट ताकि आपको पैसा है, ताकि आप बेटर इंस्ट्रूमेंट में जाएं और फिर उसके अगले इंस्ट्रूमेंट में जाएं. फिर इवेंचुअली जब आप एक सेटिस्फैक्ट्री अमाउंट पे पहुंचेंगे जो मेरे हिसाब से 2.5 to 5 CR के करीब है, देन यू कैन ट्रेड एनी इंस्ट्रूमेंट इन द कंट्री, deploy your risk management systems there and feel safe about it. By safe I means not that कि पैसा जा नहीं सकता है, बट ये है कि जब जाएगा तो आपके पास एक, हाँ, आपके पास आराम से मैनेज करोगे यार, आराम से मैनेज करोगे आप. सो वो फियर जब एक बार हटने लगता है एक ट्रेडर से और उसका सारा वो अपने आप को सक्सेसफुल मानता है बेस्ड ऑन हिज और हर एबिलिटी टू फॉलो देयर सिस्टम रादर देन सीइंग देयर P&L, यहीं पे गेम चेंज होता है. आपको जो पर्सन ये मिलता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मेरा एक दोस्त है, मेरा बैचमेट है, ही हैज़ फैक्ट्रीज, 100 करोड़ के ऊपर का नेटवर्थ होगा उस बंदे का. तो जब से मैं प्रोफेशनल ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो बहुत लोग मेरे से एक इंटेलेक्चुअल बैटल लड़ते हैं कि तेरा क्या परसेंटेज रिटर्न है, क्या परसेंटेज रिटर्न है. अब मैं बताता नहीं हूँ परसेंटेज रिटर्न, क्योंकि अगर मैं बता दूंगा तो उनको यकीन ही नहीं आएगा. तो मैं बोला ठीक है, इट्स ओके, इट्स गुड, ट्रेडिंग साइज सही है, इट्स ओके, चल रहा है धंधा. तो मेरे अंदर ही घुस गया यार वो, क्या आया तेरे परसेंटेज रिटर्न. मैं बोला होंगे ये 30-40%, आई डोंट नो. सी वी नो इट, वी आर लेवरेज्ड. ठीक है, मार्केट 2% मूव होता है, हमारा अकाउंट 10% चेंज होता है. तो 30% कमाने के लिए मार्केट को सिर्फ 5-6% मूव करना था, हो ही गया होगा. बट एनी विच वेज इट्स ऑलमोस्ट लाइक ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग टू अ चाइल्ड. मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से वो बंदे को, मेरे लिए वो पोस्ट ग्रेजुएट होगा, वो बैच टॉपर होगा, वो अपने आप को होशियार भी समझता होगा, बट ही इज़ नॉट अ ट्रेडर यार. तो उससे क्या बात करना है. पर वो घुस ही गया, मतलब मेरे को सुनाने मतलब वो मेरे को बताते बताते बोल दिया कि आई हैड डन रिसर्च ऑन दिस स्टॉक. मैंने उसका सारा पढ़ा, मैंने बहुत रिसर्च किया, आई वॉज श्योर ये बढ़ेगा, ये फलाना ढिंगाना, सेम चीज़. मुझे 4 महीने में 30% रिटर्न आए. डू यू थिंक इट इज़ गुड? तो आई नो, मतलब ही इज़ टू एजुकेटेड टू आस्क मी दैट स्टूपिड क्वेश्चन. वॉट ही इज़ ट्राइंग टू आस्क मी इज़, वॉट ही बेसिकली ट्राइंग, तू तो प्रोफेशनली करता है, क्या तू 4 महीने में 30% कमा सकता है? दैट इज़ वॉट ही वॉन्ट्स टू गेट टू मी.
तो मैंने उसे बोला कि एब्सोल्यूट में कितना कमाया, द बिगेस्ट क्वेश्चन। हाँ, कि एब्सोल्यूट में कितना कमाया। तो बोला उससे क्या फ़र्क पड़ता है, रिटर्न तो 30% था। नहीं नहीं नहीं, एब्सोल्यूट में कितना कमाया। बोला यही मैंने लाख रुपए डाले और 30,000 कमाए। मैं बोला तूने इतना रिसर्च किया, इतना सब किया, और अपने नेट वर्थ का 0.001% जाके डाला उस स्टॉक पे, तो क्या फ़ायदा हुआ रिसर्च का? अगर तूने वाकई में इतना रिसर्च किया होता तो यू वुड हैव पुट सम वैल्यू ऑफ योर नेटवर्थ ना, 2%, 3%, 5%। अगर तू 100 करोड़ का 5 करोड़ डालता और 30% कमाता 4 महीने में, तू क्वेश्चन करता कि तेरे ये जो इंडस्ट्रीज तू चला रहा है ये चलाने की छोड़ के मैं यही करूँ। ठीक है, वॉरेन बुफे जब अमीर बना वो इसलिए नहीं अमीर बना क्योंकि उसका इनकम 20% ग्रो हो रहा था, नो, उसका नेट वर्थ 20% ग्रो हो रहा था। सो ट्रेडिंग इज अ सोर्स टू कंपाउंड योर नेट वर्थ। देर इज नो अदर बिजनेस दैट अलाउज यू टू डू दैट सो इजिली। और आपको जब भी कोई बोले मेरा इतना परसेंटेज ग्रोथ है, उससे सीधा सा एब्सोल्यूट में कितना है। 1 लाख रुपए का ट्रेडर और 1 करोड़ रुपए के ट्रेडर में, 1 लाख रुपए पे जो ट्रेडर 50% अर्न कर रहा है और 1 करोड़ के ट्रेडर जो, उनमें जमीन आसमान का फर्क है भाई। दे आर नॉट इन द सेम यूनिवर्स ऑल्सो। तो परसेंटेज रिटर्न्स आर दी मेट्रिक्स ऑफ द इग्नोरेंट। जिनको पता नहीं है ना कि सक्सेस और फेलियर को कैसे मेजर करे, वो परसेंटेज रिटर्न्स देखते हैं क्योंकि उन्हें और इंडिकेटर्स पता नहीं है। बट एक ट्रेडर जब मेजर करेगा, ही विल सी नंबर ऑफ ट्रेड्स टेकन, he will see risk reward, he will see skewness, he will see factor, profit factor, ratio of biggest loser to biggest gainer जो मैं आपको दिखा रहा था, he will see coefficient of variation, he will see standard deviation, he is going to see expense ratio, he is going to see all these things to determine कि ये system scalable है कि नहीं। आप एक business को evaluate कर रहे हैं, सिर्फ profit statement से नहीं होता है वो। तो जैसे एक बिजनेस का पूरा बैलेंस शीट बनता है, उसी तरीके से ट्रेडर का भी एक पूरा समरी बनता है। And it is the responsibility of the business owner to create that and present that. So this I feel, क्योंकि हम लोग हमारे म्यूचुअल फंड बेचने वाले जो एड्स स्पॉन्सर करते हैं टेलीविजन पे, वो सिर्फ परसेंटेज रिटर्न की बात करते हैं। मार्केट से 10 से 12 कैसा आता है स्टेटमेंट उनका, इफ़ यू पुट 100 रुपीज़ एवरी मंथ एंड इट ग्रोज एट 12% CAGR, तो 35 years from now you will have that. What a baseless comparison, yaar. Why will it grow at 12% CAGR? Which means, what are the underlying assumptions? Why should a person put 100 rupees every? Then just put the full damn thing, na? It doesn't work like that. This is a useless matrix. It is a matrix of the ignorant. सो साहिल, आपने ओवरऑल अलग अलग एसेट क्लासेस की बात की, कैसे आप मैक्रोस के बेसिस पे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो, इक्विटीज़ में भी जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, यू आर ऑल्सो लार्जली लुकिंग एट इंटरेस्ट रेट्स ग्लोबली, राइट? बट अगर मैं आपको पूछूं कि ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो साइज क्या है या स्प्लिट कैसा है अक्रॉस दीज एसेट क्लासेस करंटली, व्हाट वुड दैट बी? Overall portfolio size at this point would be close to 7.5. The split at this point would be 3.5 equity, 1.5 bonds, and 2.5 FNO. And this will change because bonds में further allocation होगा नहीं। FNO और इक्विटी में से किसी एक का या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या प्रॉफिट आएगा, और जिस भी सेगमेंट में जितना प्रॉफिट आएगा, FNO विल ऑब्वियसली जनरेट, अगर प्रॉफिटेबल होगा इट विल जनरेट प्रॉफिट्स फास्टर, तो उस सेगमेंट से वो सेगमेंट रिपीटेडली फंड होता जाएगा। तो अगर FNO से लेट्स से अभी 2.5 CR FNO में है आपने कहा, अगर वहाँ कोई प्रॉफिट जनरेट होता है तो इट विल फंड द सेम सेगमेंट? या इट विल फंड द सेम। हर एक का अकाउंटिंग अलग होता है, ओके, हर एक सिस्टम को मेजर अलग तरीके से किया जाता है। बॉन्ड्स को तो खैर देखा भी नहीं जाता है, वेरी हाँ, वो तो 2035 के बाद ही क्लोज होना स्टार्ट होंगे। बट यस, ईच सिस्टम इज ऑब्जेक्टिवली ट्रैक्ड। so yes, but at this point this is the status quo कि 20% in bonds and the remaining 80% is split between equity and FNO. Temporarily equity has it higher because like I said that the market is at a reasonable value to make an attempt. And the pullback, काफ़ी ज़्यादा pullback होने के कारण आप 2% या 3% का ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। आपको काफ़ी बड़ा मूव मिलने वाला है या वो कम्प्लीटली फेल होने वाला है। सो उसको इक्विटीज़ में प्ले करना ईजियर है। एंड व्हेन यू से इक्विटीज़, यहाँ आप बहुत लॉन्ग टर्म सोच रहे हो या यहाँ भी स्टॉप लॉसेस लगा रहे हो, पोजिशनल टाइप? नहीं, स्टॉप लॉस तो मैंडेटरी है फॉर एवरी ट्रेड, एवरी ट्रेड। या वो तो मैंडेटरी है, वो तो कल भी ट्रिगर हो सकते हैं।
मतलब कल, मतलब जब मंडे को मार्केट होगा, अगर मार्केट कोलैप्स हो गया तो इक्विटीज़ विल गो इन अ लॉस, एंड इट इज़ ऑलरेडी कैलकुलेटेड कि वो लॉस कितना होने वाला है, अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 lakhs आई विल लूज if all of my SLs are triggered simultaneously in the equities market, which will next month be lesser and a month, तो जितनी देर तक वो नहीं ट्रिगर होगा उतनी देर तक वो स्टॉप लॉस आगे की तरफ ट्रेल होता रहेगा, टिल अराउंड 6 months या 8 months में आई विल हैव ज़ीरो रिस्क इन द मार्केट. और जब एक बार मार्केट में ज़ीरो रिस्क हो गया तो इट डजेंट मैटर कि आपने कितने की इक्विटीज़ ले रखे हैं, अगर ज़ीरो रिस्क हो गया तो वापस रिस्क लिया जा सकता है. एंड उस समय देखना पड़ेगा कि अगर एफ से कमाए तो सोर्स ऑफ इनकम तो एफ है, वही तो फंड करेगा एसेट को, क्योंकि इक्विटी तो एसेट हो गया, और मैं इक्विटी को होल्ड करना चाहूँगा जब तक वो भाग रहा है. बट अगर वो भागने को ही तैयार नहीं है और वो नीचे की तरफ भाग रहा है तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू कट इट ऑफ. इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब एक फ्यूचर ट्रेडर इन्वेस्टर बनता है वो डोमिनेट करता है, क्योंकि अगर आपको इतने रेड्स दिख रहे हैं तो लॉस लेना आपके नेचर का हिस्सा है. तो वो जो इतने सारे लॉस डेज आपने देखे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आई विल बी अफ्रेड ऑफ बुकिंग आउट ऑन इक्विटी जहाँ पे लेवरेज भी नहीं है, इंस्टेंटली बुक होगा वो. एंड अगर वो बुक हो जाएगा तो देन वी हैव टू सी कि वो किस सेगमेंट में जाएगा, बिकॉज एट दिस पॉइंट इन टाइम आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू बिलीव कि बट इट इज़ पॉसिबल, एनीथिंग इज़ पॉसिबल, बट आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू बिलीव कि वो इक्विटीज़ के सारे एसेल साइमल्टेनियस, आई रियली फाइंड इट टफ. अगर आईटी गिरता है तो फार्मा बढ़ता है, फार्मा गिरता है तो ऑटो बढ़ता है, ये चलता ही रहता है. बट इन दैट केस आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि मान लो ये हाइपोथेटिकल सिनारियो कंसिडर करते हैं कि किसी दिन सारे एसेल्स आपके ट्रिगर हो गए, इट ऑल्सो मीन्स दैट जब कभी भी क्रैश का सिनेरियो आ सकता है इन लेट्स से द नेक्स्ट डेकेड, कभी तो होगा. हाँ, yes. अभी हम न्यूज़ में देखते हैं, कभी कोई बात करते हैं, अरे क्रैश है, दैट्स नॉट अ क्रैश, इट्स बेयरली अ करेक्शन. करेक्ट. अभी तक बेयर मार्केट में गया नहीं, 20% आया नहीं है करेक्ट. बट जब वो होगा तो वी हिस्टोरिकली सीन एवरी टाइम देयर इज अ क्रैश पीपल स्ट्रगल बिकॉज वो अनुमान नहीं लगा पाते कि अब बाय करना चाहिए कि बेच देना चाहिए, एंड उस चक्कर में वो गिरते जाता है बिकॉज इट इज अ क्रैश दैट इज अनफोल्डिंग. करेक्ट. क्रैश इज नॉट समथिंग कि आज हो गया कल से उठना शुरू. करेक्ट, बिल्कुल. बट इन सच अ सिनेरियो बिकॉज यू आर ऑल्सो ट्रीटिंग इक्विटीज एंड आपकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स जस्ट लाइक यू डू विथ योर फ्यूचर्स पोजिशंस, करेक्ट, आपके ये लूजर्स बहुत पहले ही कट जाएंगे. यस. विच विल टेल यू दैट अब आपको वापस एंटर करना नहीं है बिकॉज दिस इज एन एसएल ट्रिगर. सो दैट डजंट मीन कि एसएल ट्रिगर होने के बाद 5% और गिरा मार्केट तो मैं बाय करूंगा. बिल्कुल यू नहीं. वुड पॉसिबली वेट फॉर जो आप पहले बता रहे थे कंफर्मेशन, एंड आप बोल रहे थे बाय स्टॉप सॉर्ट ऑफ अ सिनेरियो व्हिच विल अकर वेरी लेट एंड व्हिच विल सॉर्ट ऑफ गिव यू अ गुड एरिया ऑफ वैल्यू. करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. इक्विटीज़ में एवरी ट्रेडर इज सपोज टू, मेरा ऐसा मानना है, शुड आइडियली, वो करते हैं या नहीं मुझे नहीं पता है, हर ट्रेडर को ट्रेंड एसेस करना पड़ता है कि इस सिक्योरिटी का ट्रेंड क्या है. जो ट्रेडर्स वो ट्रेंड 15 मिनट के चार्ट में करते हैं उनको हम स्कैल्पर बुलाते हैं. जो ट्रेडर वो ट्रेंड का असेसमेंट 30 मिनट्स टू आवरली के चार्ट में करते हैं हम उन्हें डे ट्रेडर बुलाते हैं. जो डेली चार्ट पे करते हैं हम उन्हें स्विंग ट्रेडर बुलाते हैं. जो वीकली पे करते हैं हम उन्हें पोजिशनल ट्रेडर बुलाते हैं. जो मंथली पे करते हैं हम उन्हें ट्रेंड ट्रेडर बुलाते हैं. देयर इज़ नो ट्रेडिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड, चाहे आप वीकली में करें या आवरली में करें, सारे ट्रेडिंग सिस्टम्स कम विद अ पैकेज विच इज़ कॉल्ड द स्टॉप लॉस. तो ये हो सकता है कि मेरा इक्विटी में परसेंटेज एसएल ज़्यादा है, पर फिर उसी हिसाब से क्वांटिटी भी ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि जो डिटर्मिन किया गया है वो यूनिट ट्रेड का रिस्क है, वो रिस्क नहीं मैच होगा. क्या आप मेरा अगर इक्विटी पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको एक स्टॉक मिल जाएगा विद 374 क्वांटिटी. वाई नॉट 400 क्वांटिटी, वाई नॉट 3? क्योंकि ये सारे एक्सेल शीट्स में बने हुए फ्रेमवर्क से आ रहे हैं और कॉपी पेस्ट हो रहे हैं. सो एवरीथिंग इज मैथमेटिकली डिजाइंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट. दी अदर थिंग इज दैट कि मेरा हिस्टोरिक एक्यूरेसी अराउंड 35 to 40% रहा है. एक 40% सिस्टम कैन नॉट गिव यू 25 कंसेक्यूटिव लॉसेज, इट सिंपली कैन नॉट. बट अगर एक 40% सिस्टम में आपने 50 पोजीशंस खोल रखे हैं तो दे कैन नॉट गिव यू 8 कंसेक्यूटिव लॉसेज. तो मुझे सारे 40 स्टॉक्स का एसएल वे नहीं ट्रिगर करने का वेट करना है. जब मार्केट पैनिक में जाएगा मेरे 8 लगातार जैसे ही जाएंगे, बाकी के 32 अपने आप एग्जिट होंगे सामने के रेट पे, जिसमें कुछ प्रॉफिटेबल भी निकलेंगे. ये मैकेनिज्म्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, तभी तो
यहाँ तक सॉर्ट ऑफ हैं। ये मैकेनिज्म जहाँ पे फेल हो गए वहाँ पे योर ट्रेडिंग करियर टिपिकली एंड्स मच सूनर एक्चुअली। तो कई बार ये मैकेनिज्म्स इंट्यूटिवली एक ट्रेडर कर रहा होता है और उसको समझ में नहीं आता ये कर क्यों रहा है, बट आफ्टर फ्यू ईयर्स जब आप सर्च करते तो आपको रियलाइज़ होता है कि एसेंशियली तो आप एक बर्नौलीज इक्वेशन ही ट्रेड कर रहे हैं। आपको मॉडल्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, आप जब सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। सो आई ऑलरेडी नो कि अगर मेरे 50 पोजीशंस ओपन है तो इतने कंसेक्यूटिव लॉसेस हो गए तो आई विल एग्जिट। अगर 100 पोजीशंस ओपन है इतने कंसेक्यूटिव लॉसेस हो गए तो आई विल हिट एग्जिट। सो एवरी टाइम जब मेरा आज की डेट में भी फॉर एग्जांपल मेरा आई थिंक आज HCL या ऐसे किसी का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो वो पैसा जैसे ही हिट हुआ है वो कहाँ गया है, वो लिक्विड बीज में गया है। हिट हो गया, रिलीज हो गया, लिक्विड बी। जो अगला ट्रेड बाय होगा वो भी लिक्विड बी। एक स्टेज आएगा सारा ही लिक्विड बी में चला गया है, फिर वो पड़ा रहेगा वहाँ पे। फिर मुझे कोई और टेक्निक से काम करना पड़ेगा, उस समय हम देखेंगे। इट्स नॉट लाइक कि मैंने मार्केट का क्रैश नहीं देखा है। लोगों को लग रहा है कि ये अक्टूबर टू ये जो क्रैश आया ये बहुत स्टीप है। इट्स अ पुल बैक इन अ बुल मार्केट। और अभी सिर्फ 5 महीने हुए हैं। जो 2021 का आया था, जो 2021 अक्टूबर से स्टार्ट हो, जब रशिया यूक्रेन फरवरी में स्टार्ट हुआ, मार्केट 2021 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया था पिटना। वो 14 महीने सेल ऑफ हुआ था वहाँ पे। 2017 का स्मॉल कैप मार्केट आप देखेंगे उसकी धज्जियाँ उड़ी हुई थी। 2008 से लेके मतलब 2008 का जो क्रैश आया था उसको 6-7 साल लगे थे मार्केट को वापस वहाँ को ब्रेक कर। आई हैव असेस्ड दीज केस स्टडीज़। सो चाहे वो 2021 से 23 का 14 महीने का करेक्शन हो, चाहे वो 2008 से 13 तक का 6 साल का करेक्शन हो, आई थिंक दी सिस्टम्स इन माई व्यू शुड होल्ड गुड, क्योंकि इनको देख के बने। आई एम जस्ट कंसर्न कोई ऐसा करेक्शन, मतलब जापान का 1992 से लेके अभी तक का करेक्शन। 1991 में निके इज एट 40,000 एंड टुडे इन 2025 इट इज एट 40,000। ये वाला डेडली करेक्शन भी आ सकता है। ये भी माइंड में है कि भाई ये हुआ था जापान में, तो पॉसिबल है कि हमारे साथ भी हो सकता है। सो नो वन इज इम्यून फ्रॉम इट। एक किल स्विच बना हुआ है अपने माइंड में, इट इज़ मैथमेटिकली कोडेड। और उसको मैथमेटिकली कोड करने से क्या हो जाता है, इट इज़ पॉसिबल कि कोई ट्रेडर इंट्यूटिवली जैसे ही 10 लगातार लॉस देखता है वो बटन हिट कर देता है, सारे निकाल देता है। बट अपने और फिर वो जब रिकवरी देखेगा उसे बुरा लगेगा, क्योंकि वो इंट्यूशन बेस्ड काम कर रहा था। उसको लग रहा है कि उसके इंट्यूशन ने उसका साथ नहीं दिया। फिर जब वो वापस गिरेगा लेगा हाँ थैंक गॉड साथ दिया। यूज द फॉर्मूला लॉग ऑफ एन अपॉन log of 1/1 minus p। ये फॉर्मूला है जहाँ पे n इज़ द नंबर ऑफ ओपन पोजिशंस, p इज़ द एक्यूरेसी। तो अगर आपके सिस्टम का एक्यूरेसी लेटर से 50% है एंड 50 ओपन पोजिशंस हैं, तो log of 50 अपॉन log of 1/0.5 1 minus p विच मीन्स log of 2। ये एक नंबर आएगा 6, 7, 8 आएगा। ये आपका किल स्विच नंबर है। बट अगर आपको लग रहा है ये कौन करेगा इतना, तो आप एक नंबर सोच के कर लीजिए। सो दिस इज़ माई वे ऑफ थिंकिंग ऑन दिस टॉपिक। आई डोंट फील लाइक दिस इज़ रिस्क जस्टिफाइड होना चाहिए। मतलब अगर जस्टिफाइड रिस्क के बेसिस पे प्लान होना चाहिए। कल अगले दिन नहीं होगा, वो होते होते एक प्रोसेस है, वो मुझे दिखना स्टार्ट हो जाएगा, मुझे बुरा लगेगा, ओ गॉड फंस गए। अगले साल का ट्रैवल, शॉपिंग, डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस कम हो जाएगा, बट वो सिर्फ मेरा अकेले का नहीं जाएगा। अगर मार्केट को यहाँ से 20-30% गिरना, तो आप उनका सोचिए जिनके लाखों करोड़ों का नेटवर्क, अरबों का नेटवर्क, लाइक अंबानीज, अदानीज, बिजनेस फैमिली, उनके कितने अरबों डॉलर गए। आपको क्या लग रहा है वो जाने देंगे मार्केट को ऐसे? इट डजंट वर्क लाइक दैट। सो साहिल, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। आई थिंक हमारे व्यूअर्स के लिए भी दिस वुड हैव बीन सच एन इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन। I personally enjoyed talking with you, and I think everything that we have discussed has been like one of the best conversations I've had of late. Thank you. Thank you. Thank you for the opportunity. It was a real pleasure, and I appreciate the team staying up for so late to record this conversation. I hope this is a valuable asset to you, your team, and the viewers. So thank you once again. I look forward to meeting you again in some other forum, and perhaps here again maybe at some later date. Sure, definitely Great. Sahil. Great. I hope the same. So thanks a lot. Thank you.